तो आज हम झारखंड बोर्ड का जो झारखंड सरकार ने अपनी वेबसाइट पे सैंपल पेपर डाला हुआ है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है? ये ऑफ़िशियल मॉडल टेस्ट पेपर है। देखिए मॉडल टेस्ट पेपर जो होते हैं ना, वो अलग-अलग टाइप के होते हैं। एक तो प्राइवेट पब्लिशर्स बना देते हैं ऐसे ही, है ना? जो आपकी बुक आती है, जो गाइड आती है ना, तो जो गाइड होती हैं वो अपने आप अपने ढंग से बना देती हैं कि भाई इस टाइप का पेपर आ सकता है। लेकिन ये ऑफ़िशियल पेपर है, जो कि झारखंड गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे ढाले हुए हैं। तो वहाँ से ये डाउनलोड किया गया है। आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है? तो ये जो झारखंड बोर्ड का पेपर है ना, आज हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है? ये 2021 वाले जो स्टूडेंट जो झारखंड बोर्ड में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है? तो कुछ एक बातें हैं जो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पेपर को कंप्लीटली सॉल्व करना है ना? वीडियो पॉज़ करिए, इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद इसको कंप्लीटली सॉल्व कीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर सकते, है ना? आप कहेंगे सर मेरे पास अभी टाइम नहीं है, कंप्लीटली सॉल्व नहीं करूँगा मैं। तो आप एक काम कीजिएगा, जो क्वेश्चंस आपको कराए जाएँ, जो भी क्वेश्चंस, ठीक है? तो सबसे पहले वीडियो को पॉज़ करके उस क्वेश्चन को खुद ब खुद करिएगा। उसके बाद निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना निकले तो फिर देख लीजिएगा, ठीक है? निकल जाए तो आप फिर आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे करा है। लेकिन हर एक क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई ज़रूर करना, ठीक है ना? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या-क्या क्या रखा है। ये सेट फर्स्ट है मॉडल प्रश्न पत्र 10वीं क्लास का गणित का। कुल प्रश्न आपके 49 हैं और टाइम मिला आपको 3 घंटे, ठीक है? 1 मिनट रुको। हेलो, ठीक है। टाइम मिला है 3 घंटे और पूर्णांक है आपके 90। 90 नंबर्स का पेपर होगा। 40% सिलेबस घटा दिया है, उसी में से सिलेबस बना हुआ है ये, ठीक है? पेपर बना हुआ है। तो बोला कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 49 4 खंडों ए, बी, सी और डी में विभाजित हैं। खंड ए में 30 प्रश्न 1 नंबर के, खंड बी में 10 प्रश्न 2 नंबर के, खंड सी में 5 प्रश्न 4 नंबर के और खंड डी में 4 प्रश्न 5 नंबर के हैं। रचना के उत्तर में केवल अंकन दें। रचना के उत्तर में केवल अंकन दें मतलब उम, देखते हैं, चलो रचना वाला जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के साथ दिए गए निर्देश के आलोक में ही दें। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, रचना के उत्तर में केवल अंकन दें, इसका मतलब ये हो सकता है कि जो कंस्ट्रक्शन वाले आंसर हैं, उसमें आपको मेरे ख्याल से इ मुझे देखना पड़ेगा कि अंकन का क्या मतलब है। मुझे ऐसे पता नहीं चला। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, बाकियों को पता चल जाएगा। अच्छा, बोल रखा है कि सभी रफ कार्य प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के अंत में दिए गए पृष्ठों पर कीजिए, अन्यत्र कहीं नहीं। मतलब जो लास्ट में जो आपको जिस जिस कॉपी पे आप क्वेश्चन वो आपको कॉपी देते हैं ना कि भाई इस पे करने हैं, तो उसके पीछे वाले पेज पर आप रफ लिख के वहाँ पे आप रफ पेज कर सकते हो। ठीक है? एक बात बताते हैं, जो रफ रफ काम होता है ना, उसको आप पेंसिल से किया कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, कइयों को आदत होती है कि उन्हें रफ पेज भरने की ज़्यादा आदत होती है। तो पेंसिल से लिख देंगे ना तो आप बाद में मिटा भी सकते हैं। मिटाने के बाद आपके पास पेज वैसे बच जाएँगे, है ना? पेन से लिखने के बाद क्या होता है कि 2-3 पेज भर जाते हैं लास्ट में और मिटा तो सकते नहीं उसको। अब मान लो कि रफ काम और करना है, तो कैसे करोगे? कर ही नहीं पाओगे। तो पेंसिल से कर लोगे ना तो बढ़िया रहेगा, ठीक है? और एक बात और, आप हर एक क्वेश्चन को जो ऑप्शन वाले करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो ऑप्शन के अलावा जो क्वेश्चन है, जो ये वाले क्वेश्चन है 31-32 ये वाले जो क्वेश्चन है, ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना, इनको आप पहले रफ में निकाल लिया कीजिए। चाहे बेशक आपको आता हो, फिर भी आप रफ में निकाल लिया कीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि सर इसमें तो टाइम नहीं लगेगा, ये वहम है आपका बस, है ना? टाइम अगर पेपर आता होगा ना तो टाइम आप है ना 1 या डेढ़ घंटे में पेपर कर देंगे। अगर नहीं आता होगा तब तो फिर फ़ायदा ही क्या है ना? तो आप हर एक क्वेश्चन को पहले रफ में करिए, रफ में करने के बाद फिर आप पेपर पे लिखेंगे ना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है? तो मैं सबसे पहले तो आपको खंड बी से करा रहा हूँ, सेक्शन बी से। सेक्शन ए सबसे लास्ट में करा देंगे। क्योंकि सेक्शन ए के अंदर जो है ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ना, ये तो आप आराम से कर भी लेंगे, लास्ट में करा देंगे। सेक्शन बी से आपको स्टार्ट करा रहे हैं, ठीक है ना? सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 31वां देखो आप, ये आपका क्वेश्चन है। देखो, क्या बोल रखा है कि भई यदि एचसीएफ 306 और 657 का 9 है, तो एलसीएम ज्ञात करो। देखो जी कैसे ज्ञात करेंगे। हमें एचसीएफ दे रखा है 9 और हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ये आपकी एक्सरसाइज़ 2 पॉइंट
नहीं 2 पॉइंट नहीं, 1.2 का एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना। तो देखो जी कैसे करना है। हमें एचसीएफ दिया है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि यार जो एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है ना, किसी भी दो नंबर के अगर एलसीएम एचसीएफ दे रखे हैं, तो अगर मैं उन दोनों एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कर दूं तो बराबर होता है वो किसके, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम गुणा एचसीएफ किसके बराबर होता है, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अब मैं इसका इस्तेमाल करके एलसीएम निकाल लूंगा। कैसे, एलसीएम तो मुझे पता नहीं, तो एलसीएम का एलसीएम लिख दिया, गुणा में एचसीएफ मुझे पता है कि एचसीएफ 9 है, तो एचसीएफ की जगह 9 लिख दिया, बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 और 657। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 306 मल्टीप्लाई 657, ठीक है ना। अगर ये दो संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं की जो मल्टीप्लाई है ना, ये बराबर होगी किसके, इन इन दोनों का जो एलसीएम है और इन दोनों का जो एचसीएफ है उनकी मल्टीप्लाई के बराबर होगी, ठीक है। अब 9 गुणा में है, इसको इस तरफ ले जाओ, तो ये हो गया आपका एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 बटे में 9, ठीक है। अब भाग कर लेते हैं, 9 तिया 27, 3 बच गया, 9 चौका 36, 657 की 34 से गुणा कर लो, वो आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो 657 की 34 से, 7 चौका 28, 2 हासिल ऊपर, 4 पंजा 20 और 2 22, 2 हासिल ऊपर, 6 चौका 24 और 2 26, 657 दिया, 3 सत्ता 21, 2 हासिल ऊपर, 3 पंजा 15 और 2 17, 1 हासिल ऊपर, 3 छक्के 18 और 1 18 1 19, ये हो गया 8 3 6 6 12 13, 1 हासिल ऊपर, 9 10 और 2 12, और फिर ये 22 338, और यही आपकी एनसीईआरटी का भी आंसर है। आप कहेंगे आपने तो रट्टा मार, रट्टा नहीं होता, जब आप बार बार क्वेश्चंस करते रहते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि यार इसका आंसर क्या आएगा, वो दिमाग में बैठ जाता है ना, समझ में आ गई। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, झारखंड बोर्ड वालों ने बहुत आसान क्वेश्चन बना रखे हैं, कंपेयर करें हम बिहार बोर्ड से, तो ठीक है, बिहार बोर्ड वाले भी आसान थे, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा अच्छा बनाते हैं पेपर कंपेरिजन में। 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल है, किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हो, तीन विधियां आपके पास, चाहे तो आप इसको गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लो, जिसके अंदर आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, या फिर आप उससे कर लो अपना द्विघाती सूत्र से, और एक वो तीसरा क्या था अपना स्क्वेयरिंग वाला पूर्ण वर्ग विधि, उससे भी कर सकते हो। हम डायरेक्टली आराम से कर लेंगे। तो इसका शून्य ज्ञात करने है ना, इसको मैं 0 के बराबर रख दूंगा, है ना। अब मुझे दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं, दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पे -2 आए, है ना, और गुणा करने पर -8 आए। तो ऐसे दो नंबर सोचो, ऐसे दो नंबर सोचो जिनको जोड़े या घटाएं तो -2 आता हो और गुणा करने पे -8 आता हो, है ना। अब इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप ये देख लो कि 8 किस किस टेबल में आता है। 8 आता है 4 दूनी 8, है ना। अब क्या 4 में से 2 घटाने पे 2 मिलेगा, मिल जाएगा। -2 चाहिए ना, तो 2 में से 4 घटा लो, 2 में से अगर तुम 4 घटाओगे, 2 - 4, तब तुम्हें -2 मिल जाएगा ना। और 2 की -4 से गुणा करोगे तो -8 मिल जाएगा। यानी दो नंबर कौन कौन से हैं, 2 और -4 है। यहाँ पे लिख दो x² प्लस में 2x माइनस का 4x माइनस का 8 बराबर 0। भाई तुमने -2x को स्प्लिट कर दिया ना, बीच वाले टर्म को तोड़ दिया, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ गया x, यहाँ पे बच गया x प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 2 बचा है, तो यहाँ पे भी x प्लस 2 बचना चाहिए। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे -4x है, तो x को -4x बनाने के लिए किससे गुणा करूँ, -4 से गुणा कर दूँ, बराबर 0। तो ये हो गया x -4 और ये हो गया x प्लस 2 बराबर 0। तो देखो अब ये दोनों बराबर दिए 0 के, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप हर एक क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई ज़रूर करना, सिर्फ वीडियो देखते रहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33वां। क्या बोल रखा है
कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC और BC बराबर है। बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। AC और BC बराबर है ना, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं इस तरीके से ऐसे बना लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली जो है ना, हम ये वाले दोनों साइड बराबर दिखा देते हैं। तो AC और BC बराबर है ना, तो AC और BC, ठीक है। कैसे बनाऊँ मैं इसको? ACB ऐसे बना लेता हूँ। अब AC और BC बराबर हो जाएंगे। पहले वाला त्रिभुज बनाते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसा बना लिया, क्योंकि जनरली हम जितने भी ट्रायंगल बनाते हैं, अगर वो समद्विबाहु होते हैं ना, तो हम ये वाली दोनों भुजाएं ले लेते हैं, आसान रहता है इससे, ठीक है। बोला कि यदि AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर के, AB स्क्वायर, ये जो AB स्क्वायर है ना, ये किसके बराबर है? AC स्क्वायर के दुगने के बराबर है, ठीक है। AB स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर के दुगने के, यानी कि AB बड़ा पे मिलेगा, AC छोटा मिलेगा। तो इसकी आकृति भी थोड़ी सी ऐसे बना ही लेते हैं, जिससे देखने में भी ऐसा लगे कि यार दुगना है ना। नंबर नहीं कटेंगे इसके, ऐसा नहीं कि नंबर कट जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ हम अपनी सहूलियत के लिए बना रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, मतलब कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। ये हो गया ACB। बोल खाए, नहीं तो इसको और अच्छी तरह बनाता हूँ। एक काम करते हैं, इसको ऐसा बनाते हैं, अब ठीक लग रहा है। ये हो गया ACB। अब क्या बोल रखा था कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC और BC बराबर है। अब बोल रखा था कि जो AC AB का स्क्वायर है, जो ये AB का स्क्वायर है ना, अच्छा AB बड़ा है AC से, ठीक है ठीक है। अच्छी तरह बनाऊंगा इसको एक बार वापस से, शांति रखो 2 मिनट। तो ये हो जाएगा अपना कुछ इस तरीके से पाएगा फिर ये ऐसे। अब ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक है। ACB क्या लिखा था कि AC और BC बराबर है, और जो AB का स्क्वायर है, जो ये AB का स्क्वायर है, ये बराबर है किसके? AC का स्क्वायर करने के, AC का स्क्वायर करने के बाद 2 गुना करने पर AC स्क्वायर के 2 गुने के बराबर है। बस समझ में आ गई। हमें सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी इसके अंदर एक एंगल 90 का है, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे वो समझते हैं। अब समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है ना, चलो। तो समकोण त्रिभुज किस तरीके से सिद्ध करोगे? समकोण का मतलब मुझे इसके अंदर एक एंगल 90 का दिखाना है ना, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं एंगल सी को 90 डिग्री का दिखाना चाहता हूँ। एंगल सी को 90 डिग्री दिखाने के लिए मुझे कैसे ना कैसे करके ए बी स्क्वायर को बराबर दिखाना पड़ेगा इन दोनों के स्क्वायर के। अच्छा ठीक है, हो गया। कैसे करेंगे देखो, हम कह देंगे कि भैया दिया क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। दिया है, हमें दे रखा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, चलो हम क्या कह देंगे कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका क्या मतलब हो गया कि AC और BC ये बराबर है, ठीक है ना, ये दे भी रखे थे, ठीक है। और क्या दिया था? और दिया था कि AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर के। AB स्क्वायर बराबर दिया है 2AC स्क्वायर के। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि यार ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ऐसा भी मुझे सिद्ध करना है। चलो जी ठीक है, ठीक। अब कैसे सिद्ध करूंगा? तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिद्ध, ठीक है।
तो यानी मुझे इसमें से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री दिखाना था। मैं सोचता हूँ कि एंगल सी को 90 डिग्री दिखाऊंगा। किस तरीके से दिखा सकता हूँ? अगर मैं कैसे ना कैसे करके ए बी स्क्वायर को बराबर दिखा दूँ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो मैं कह दूंगा कि यार पाइथागोरस के विलोम से एंगल सी जो है वो एक 90 डिग्री का एंगल है ना। तो मुझे दिया क्या हुआ है, मुझे ये दे रखा है ना, इसका यूज़ करूंगा। मुझे दे रखा है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ये मुझे दिया है ना। अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम। कैसे? ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर को लिख सकता हूँ ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, क्योंकि जब मैं जोड़ूंगा तभी 2ac स्क्वायर आएगा, है ना। अब ए बी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर बराबर, अब एक काम करता हूँ, अब मुझे ए सी बराबर बी सी दे रखा था, तो ए सी की जगह बी सी लिख दूँ, तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर बट ए सी स्क्वायर की जगह बी सी स्क्वायर लिख दिया, प्लस ए सी स्क्वायर का ए सी स्क्वायर रखा, है ना। अब यहाँ पे देखो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ए बी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर दिखा दिया, यानी हमने कर्ण के स्क्वायर को आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर दिखा दिया, है ना। यहाँ पे रीज़न लिख देना, क्योंकि ए सी और बी सी बराबर थे, इसलिए मैंने ए सी की जगह बी सी लिखा। ठीक है, अब हम लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का विलोम हमने पढ़ा था ना, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि भाई अगर हम कभी भी कर्ण का स्क्वायर बराबर दिखा दें आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के, तो इसका मतलब ये होता है भाई एक भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर दिखा देना, तो इसका मतलब ये होता है कि जो कर्ण है उसके सामने वाली भुजा 90 डिग्री मिलेगी, सामने वाला जो कोण है वो 90 डिग्री मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से एंगल सी जो है ना बराबर 90 डिग्री है ना। यानी ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, हमने प्रूफ कर दिया। इस तरीके से करना था। ठीक है, अब देखो आप अगला क्वेश्चन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34। क्या बोल रखा है कि यदि साइन ए बराबर है 3/4 तो कोस ए का मान ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे? हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, याद हो तो लिख देंगे, हम जानते हैं कि, क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर ए जो है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये हमेशा एक के बराबर होता है। अब मैं इसका यूज करके यहाँ से कोस ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे? साइन ए कितना दे रखा है 3/4, साइन स्क्वायर ए का मतलब कि 3/4 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, 4 का स्क्वायर किया 16 आ गया, प्लस कोस स्क्वायर ए का कोस स्क्वायर ए बराबर 1। अब मैं इसको उठा करके यहाँ पे ले जाऊँगा, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 9/16। ये हो गया कोस स्क्वायर ए बराबर, एलसीएम ले लो, 16 कम 16, 16 में से 9 गया 7, 7/16। ठीक है, अब यहाँ पे कोस स्क्वायर है अगर 7/16 के बराबर है, तो कोस ए किसके बराबर हो जाएगा? इसके रूट के, रूट 7/16। अब 7 का रूट तो आपको नहीं पता, तो रूट 7 लिख दो। 16 का रूट तो पता है 4 होता है, प्लस माइनस 4 होता है, लेकिन अभी जितने भी आप एंगल पढ़ रहे हैं वो 90 से कम वाले पढ़ रहे हैं, और 90 डिग्री से कम वाले जितने भी एंगल है वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो इसलिए आप सिर्फ प्लस का 4 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? अब देखो आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35वां। ठीक है, अब मैं पिछला क्वेश्चन चेक कर लूँ, ठीक है ना, मेरा फ्लो में गलती हो जाती है। 4 के 16, ठीक है ठीक है। ये देखो जी 35वां क्वेश्चन, क्या बोल रखा है कि एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है और क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन है ये। बोला कि एक पॉइंट है क्यू, एक पॉइंट है क्यू, और क्यू से है ना एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। एक वृत्त भी कह दिया। इस क्यू पॉइंट से हमने एक स्पर्श रेखा खींची है कुछ इस तरीके से, जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई दे दी 24 सेंटीमीटर, है ना। बोला कि क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। क्यू जो है ना इसकी जो सेंटर है उससे दूरी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ठीक है। आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या मैंने ये लेंथ आपको ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे?
अब हमें पता है कि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या के साथ 90 का कोण बनाती है, यानी ये एंगल 90 का हो गया। ये एंगल जब 90 का हो गया, इसका मतलब मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकता हूँ। इसको लेट से मैं ए मान लेता हूँ। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि हम जानते हैं, बेशक ना भी जानते हो फिर भी लिखना है कि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का जो स्क्वायर है ये बराबर होता है किसके, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना आपका, अब ये 90 के सामने वाला कर्ण होगा यानी कि 25 है, तो 25 सेंटीमीटर का 25 सेंटीमीटर अब बाद में लिख देंगे, है ना। तो 25 का स्क्वायर बराबर आधार कितना आपका, आधार इसको भी ले सकते हो इसको भी ले सकते हो, कोई वो नहीं होता, वो तो मेन एंगल पे डिपेंड करता है। अगर मेन एंगल यहाँ दे रखा तो आधार ये हो जाता था, यहाँ दे रखा तो आधार ये हो जाता था, किसी को भी ले सकते हो। तो आधार मान लेते हैं इसको। तो 24 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंब इसको ले लिया लेट से, जैसे त्रिज्या है ना, तो यहाँ पे मैं ओ ए लिख देता हूँ, चलो ओ ए का स्क्वायर। तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576 प्लस ओ ए का स्क्वायर 576 इस तरफ भेज दो। तो जब आप इस तरफ भेजोगे तो माइनस करना पड़ेगा आपको इस तरीके से, बराबर आ गया ओ ए का स्क्वायर, है ना। 625 में से 576 गया तो 49 बचता है, बराबर आ गया ओ ए का स्क्वायर। अब ओ ए का स्क्वायर 49 आया ना, ओ ए कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, है ना। अब इसके साथ लगा दो सेंटीमीटर मीटर जो भी लगाना है, सेंटीमीटर लगा दिया, यानी ओ ए की वैल्यू हो गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप कह सकते हैं सर प्लस माइनस क्यों नहीं लगा, क्योंकि जो लेंथ होती है वो माइनस में नहीं होती, प्लस में ही होती है, इसलिए 7 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो आप आगे क्वेश्चन नंबर 36वां। देखो जी, ये आपका 36वां क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है कि बिंदु ए और बी का नियामक, नियामक मतलब निर्देशांक 2,3 और 4,a है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। दूरी हम दूरी सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। कैसे, आपको 2 पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ए के नियामक दे दिए 2,3, बी के नियामक दे दिए 4,1। आपको इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र द्वारा। ठीक है, तो दूरी सूत्र क्या कहती है कि जी ए बी जो है ना ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ए बी बराबर हो जाएगा आपका, अच्छा मैं बार बार ये नहीं कह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि करना नहीं है, खुद ट्राई करना है। ठीक है ना, मैं आपको हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ये नहीं कहूँगा कि आप खुद ट्राई करो, आपको खुद समझना है कि यार मुझे खुद ट्राई करना है, वीडियो पोस्ट करो खुद ट्राई करो, वीडियो पोस्ट करो खुद ट्राई करो। ठीक है, x2 कितना आपका ये 4 में से 2 गया, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का स्क्वायर। सोल्व कर लो इसको, तो ये आ जाएगा आपका ए बी बराबर अंडर रूट 4 में से 2 गया यानी 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 गया माइनस 2 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर आ गया आपका 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4। इसका मतलब ए बी जो है, ए बी जो है ये बराबर आ गया √8। अब जो √8 है इसको सिंपलीफाई कर सकते हो आप, इसका फैक्टर कर लो, 2 चौका 8, ये रफ का काम है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, जो जोड़ा बन जाए उसको बाहर फेंक दो, यानी ए बी बराबर हो गया 2√2 के, है ना। अब इसके साथ यूनिट लिख देना, इकाई लिख देना। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, कर लेंगे। अब देखिए जी आप आगे, 1 मिनट वीडियो देख लें रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है। चलो जी, अब देखो आप अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37वां।
ये 37वां क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित हैं। कोई गेंदबाज है, उसने 10 क्रिकेट मैचों में इस तरीके से विकेट ले रखी हैं। आपको इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। पहले खुद ट्राई करो इसको। बहुलक बोलते किसको हैं? बहुलक बोलते हैं जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होता है ना। अब देखो किसमें सबसे ज़्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है? 2 हो रहा है ना। हाँ, तो सिंपल लिख दो कि बहुलक बराबर 2। बस इतना ही लिखना है। अब ये मत सोचेगा सर ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर मिल जाएगा। आंसर मिल जाएगा। मैथ में ऐसा नहीं होता कि कितना ज़्यादा लंबा लिखोगे तो उतना ज़्यादा आंसर आएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे देखो जी, आंसर आना चाहिए बस आपका। 38वां क्वेश्चन। क्या बोल रखा है कि यदि बहुलक है 10 और माध्य है 10 तो माध्यक ज्ञात करो। ठीक है, हमने रिलेशन पढ़ा था चैप्टर 14 जब कर रहे थे, उसके अंदर एक रिलेशन था। तो आप लिख देना कि हम जानते हैं, बेशक ना भी जानते हो फिर भी लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। हम जानते हैं कि हमने रिलेशन पढ़ा था कि 3 गुना माध्यक, माध्य नहीं बहुलक था वो, सॉरी। बहुलक जो होता है ना वो बराबर होता है किसके? बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। मेरे ख्याल से यही था, लेकिन फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, तो बहुलक तो हमें दे रखा है 10 बराबर 3 माध्यक, माध्यक निकालना है, माइनस 2 माध्य, माध्य भी दे रखा है। तो ये हो गया 10 बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 दाएँ 20। 20 को उस तरफ ले जाऊंगा तो ये जुड़ जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 बराबर 3 माध्यक, 3 गुणा में है, उस तरफ लेके जाऊंगा तो भाग में आ जाएगा। तो ये हो गया 30/3 बराबर माध्यक। ठीक है, तो एक कट के आ गया जी 10, 10 बराबर आ गया माध्यक। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो आप। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, दोनों क्वेश्चन इकट्ठे ही कॉपी कर लेते हैं। प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं। देखो क्या बोल रखा है कि अगर किसी घटना के घटने की प्रायिकता इतनी है तो उसी घटना के ना घटने की प्रायिकता क्या होगी? कैसे बताएंगे? देखो, पी ऑफ एनी इवेंट ई दे रखा है, आपको ई नहीं की प्रायिकता बतानी है ना। तो 39वें का हल बता रहा हूँ आपको मैं। हमें पता है, या फिर लिख दो हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट, ई और ई नोट की जो प्रोबेबिलिटी है इसका जोड़ 1 होता है। अब पी ई दे रखा है 0.05 प्लस पी ई नोट नहीं दे रखा, बराबर है 1 के। अब मैं इसको उठा करके यहाँ ले आता हूँ तो पी ई नोट की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी? 1 माइनस 0.05, यानी पी ई नोट की वैल्यू आ गई हमारी। अगर मैं घटा दूँ तो 1.00 में से 0.05 अगर मैं घटा दूँ तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 0 गई 9, यहाँ बच गया 0, यानी ये आएगा 0.95, है ना। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड का जब सैम्पल पेपर कराए थे उसके अंदर भी आया था। 40वां का हल देखो। पहले आप खुद ब खुद देख लेना, हर एक क्वेश्चन को खुद ब खुद कर लेना। मैं तो कहता हूँ कि एक बार कर ही लो, उसके बाद फिर आप वीडियो देख लेना, कि इसमें डाउट हो वो देख लेना। तो बोल रहा है कि एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो अगर एक सिक्के को एक बार उछाला जाए, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। ऑब्वियस सी बात है, एक सिक्के को एक बार उछालोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। लिख दो सिंपल। कैसे? यहाँ पे आप लिख दो, हल लिख रहे हैं ना, सबसे पहले तो आप लिख दो कि कुल परिणाम लिख दो। चलो यहाँ पे कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? जब आपने एक सिक्का उछाला तो क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, यानी टोटल परिणाम है 2, है ना। तो प्रायिकता निकालनी है किसकी? किसकी भैया? चित्त की ना। चित्त प्राप्त करने की, चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है। तो ये प्रायिकता किसके बराबर हो जाएगी? चित्त कितनी बार आता है? जब तुमने सिक्का उछाला तो चित्त के आने के चांसेस कितने हैं? एक ही चांस है कि भाई पट ना आए, पट ना आ जाए और चित्त आ जाए, तो एक ही तरीका है। और बटे में टोटल कितने हैं? 2।
तो चितानी प्रायिकता 1/2 हो गई। प्रायिकता पट आने की, ये भी 1/2 हो जाएगी इसी तरीके से। हो गया आपका प्रॉपर आंसर, ठीक है। अब देखो आप आगे 41वां क्वेश्चन। 41वें क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई एक करना है, ठीक है। मैं आपको दोनों के दोनों करा देता हूँ, आपकी मर्जी, जिन सभी आप करना चाहें वो कर लीजिएगा। कितने क्वेश्चन है इसके अंदर? टोटल क्वेश्चन कितने हैं? थोड़े क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में तो पता नहीं कितना देर रखा था भाई, दिमाग खराब हो गया था। इसमें तो थोड़े से ही हैं, ज़्यादा नहीं है। चलो देखो, तो मैं दोनों के दोनों करा रहा हूँ, आपकी जिसकी मर्जी हो वो अपने आप कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि अभी फ़िलहाल जो आप अभी एक तो एग्ज़ाम दे नहीं रहे, तो अभी अगर आप ये सिंपल पे सॉल्व कर रहे हैं तो आप पहले दोनों के दोनों खुद ब खुद सॉल्व कर लीजिए, दोनों करिए, ठीक है ना। एग्ज़ाम में कर लीजिएगा लेकिन अभी दोनों कर लीजिए, ठीक है। देखो हल क्या बोला है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करो। आपको इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देना। तो पहला मैं करा रहा हूँ, सबसे पहले भाग कैसे देंगे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x² प्लस का 5x माइनस का 3, और यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस का 2। भाग कैसे देते हैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप देखो, अपने आप से सवाल पूछो कि भाई एक्स स्क्वेयर की मैं किससे गुणा करूँ कि एक्स स्क्वेयर आ जाए। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है क्या? एक्स स्क्वेयर नहीं पाएगा, एक्स क्यूब पाएगा यहाँ पे, फिर एक्स क्यूब है यहाँ पे, है ना। तो अपने आप से सवाल पूछो कि यार एक्स स्क्वेयर की किससे गुणा करूँ कि एक्स क्यूब आ जाए। तो आपका मन कहेगा कि यार एक्स स्क्वेयर की एक्स से गुणा कर दो, क्योंकि एक्स स्क्वेयर की जब आप एक्स से गुणा करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, है ना। इसी तरह से -2 की जब आप एक्स से गुणा करोगे तो माइनस का 2x आएगा, ऐसे लिख दो। फिर निशान चेंज, माइनस प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बच गया माइनस का 3x², यहाँ पे प्लस का 5 प्लस का 2 प्लस का 7x माइनस का 3। अब वापस से अपने आप से वही सवाल पूछो कि भाई एक्स स्क्वेयर की मैं किससे गुणा करूँ कि -3x² आ जाए। तो आपका मन कहेगा कि यार -3 से गुणा कर दो, तो कर दो जी, क्योंकि -3 के जब आप एक्स स्क्वेयर से गुणा करोगे तो -3x², -3 के जब आप -2 से गुणा करोगे तो प्लस का 6। फिर निशान चेंज, प्लस माइनस, ये तो कट गया। यहाँ पे क्या बच गया 7x, यहाँ पे क्या बच गया -9, है ना। अब वापस अपने आप से सवाल पूछो कि यार एक्स स्क्वेयर की किससे गुणा करूँ कि 7x आ जाए। सोचो पहले तो एक बारी, किसी से कर ही नहीं सकते। 7 से गुणा करोगे तो 7x² आएगा, 7x आएगा ही नहीं, यानी तुम्हें इससे आगे जाना ही नहीं है। हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जो शेषफल होता है, अगर उसकी घात, जो आपका भाजक है उसकी घात से कम आ जाए, जैसे यहाँ पे भाजक की घात तो 2 है, शेषफल की घात 1 है, तो कम आ गई तो उसके बाद आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब लिख दीजिए, अतः हमें क्या क्या बताना था, हमें बताना है भागफल और शेषफल। लिख दो कि भागफल क्या होगा आपका, अतः भागफल हो जाएगा हमारा, भागफल है हमारा ये x-3, शेषफल क्या हो जाएगा हमारा, ये है जी 7x-9। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अगला देखो, अगला भी यहीं पे कर रखा था मैंने कॉपी, ये रहा। 5 - √3 को एक परिमेय संख्या, यार मिस प्रिंटिंग क्यों है इतनी, हमें सिद्ध करना है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है, ऐसा सिद्ध करना है। कैसे करेंगे देख लो जी। तो जब रूट वाले क्वेश्चन आ जाते थे तो हम क्या करते थे, हम उसका उल्टा मान लेते थे। हम कहते थे माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या। हमें अपरिमेय संख्या प्रूफ करना, हमें पता भी है कि अपरिमेय है, लेकिन विरोधाभास विधि के यूज़ करके हम करते थे ना, तो हम इसको उल्टा मान लेते थे। हम कहते थे कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसका मतलब मैं बटे में लिख सकता हूँ, मैं इसको बराबर लिख सकता हूँ p/q। p/q कह लो, जनरली p/q लिखते नहीं है, a/b लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि a/b है ना, उसको हम ये मान के चलते हैं कि यह p/q की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको और ज़्यादा नहीं काटा जा सकता। जैसे लिखो, देखो मैंने लिख दिया 5 लेट्स से 10, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है ना, इसको आप और भी काट सकते हो, ये 1/2 हो गया। अब 1/2 को और ज़्यादा नहीं काट सकते, है ना। तो जनरली हम इसको p/q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम a/b के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बस तरीका है और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख देंगे कि भैया यहाँ पे जो a/b हमने लिखा है ना,
यहाँ पे जो ए बटा बी हमें लिखा है, तो ए और बी सहभाज्य हैं। सहभाज्य का मतलब कि आप इनको और ज़्यादा नहीं काट सकते। ये लाइन ज़रूर लिखा करो, ठीक है। वैसे इस लाइन का इस क्वेश्चन में ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन जब वो क्वेश्चन आ जाते थे ना कि रूट 2 को प्रूफ करो, रूट 3 को प्रूफ करो, तब ज़्यादा महत्व होता था। लिख दिया। अब 5 को ले जाओ उस तरफ, तो ये आ गया माइनस का रूट 3 बराबर a/b-5, ठीक है। अब हमें तो रूट 3 को अकेला छोड़ना है, तो रूट 3 को अकेला कैसे छोड़ूंगा, दोनों तरफ -1 से गुणा कर दो। तो जब तुम इसके -1 से गुणा करोगे तो रूट 3 आ गया, इसके करोगे तो क्या आएगा, माइनस का a/b, इसकी करोगे तो क्या आएगा, +5। जनरली हमने क्या किया, यहाँ से माइनस हटा दिया, माइनस यहाँ से उठा करके यहाँ पटक दिया, ऐसे समझ सकते हो या तो, ठीक है। तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है इसको एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये आएगा अपना बी, एलसीएम आ गया, माइनस का a प्लस का 5b, ठीक है। सॉरी, तो ये जो आप देख रहे हैं ये बटे वाली संख्या है, ये जो है ना ये बटे वाली संख्या है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। अब अगर ये बटे वाली संख्या, मतलब बटे वाली संख्या परिमेय संख्या होती है ना, अब ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि रूट तीन तो एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसको लिख दो कि भैया माइनस का a प्लस का 5b बटे में b एक परिमेय संख्या है। ये तो एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख रहे हैं ना, बटे में लिख रहे हैं, तो जितनी भी बटे वाली संख्या होती है सारी की सारी परिमेय होती हैं। अगर ये परिमेय है तो इसका मतलब रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, तो रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें तो पता है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन रूट 3 तो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमसे मिस्टेक कैसे हो गई, कन्फ्यूजन, गलती कहाँ से हो गई, गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी। लिख दो बस इस बात को, यह गलती इसलिए हुई, यह गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने गलत अजम्पशन कर ली थी, गलत कल्पना कर ली थी, क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी, हमने गलत कल्पना की थी। हो गया आपका आंसर, बात समझ में आ गई क्या। अतः हम क्या कह सकते हैं कि भैया हमने गलती से ये मान लिया था ना, ये हमारा गलत था, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है, गलत हमने गलती मान लिया था, तो परिमेय संख्या नहीं तो क्या फिर अपरिमेय संख्या। अतः 5 - रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई। ठीक है ना, ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, देख लो एक बारी, ठीक है। अब देखो आप आगे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। वज्र गुणन विधि से हल करना है, कर देते हैं। अच्छा, वज्र गुणन विधि आपके झारखंड बोर्ड में हटी नहीं है, मुझे लगा था कि हट गई होगी, क्योंकि हरियाणा बोर्ड जो है उसमें हट चुकी है ये, है ना, और कई बाकी बोर्ड्स भी हैं इसमें हट चुकी है, लेकिन इसमें नहीं हटाई। चलो कोई बात नहीं। तो वज्र गुणन विधि से हमें इसको सोल्व करना है। कैसे करेंगे, वज्र गुणन विधि करने के लिए सबसे पहले तो है ना राइट साइड में 0 होना चाहिए, तो इनको उठा उठा के लेफ्ट में ले आता हूँ, तो हो गया x - 3y - 7 बराबर 0। ये हो गया हमारा 3x - 3y -15 बराबर 0। अब लिखो यहाँ पे वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम x बटे का निशान बराबर माइनस का y बटे का निशान बराबर 1 बटे का निशान, ऐसे पहले लिख देते हैं। अब यहाँ पे तुमने x लिखा, इसका मतलब क्या है कि तुम x को भूल जाओगे, भूल गए, जो बच गया उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बच गया ना, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो -3 की -15 से, तो -3 की -15 से करोगे तो 15 × 3 = 45 हो गया, ठीक है। इसी तरह से -3 की -7 से, 7 × 3 = 21 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना।
अब बीच में ध्यान रखना, बीच में हमेशा माइनस का निशान लगेगा। इसका रीज़न क्या है वो मैंने आपको बता रखा है लेक्चर में, ठीक है। अच्छा, अब माइनस वाई लिखा है यहाँ पे, माइनस वाई का मतलब तुम वाई को भूल जाओ, एक्स को भूले थे ना, अब तुम वाई को भूलो भाई, भाड़ में जाने दो उसको, ठीक है। अब जो बच गया इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, -15 की 1 से गुणा की, माइनस का 15, -7 की 3 से गुणा किया, माइनस का 21, बीच में माइनस का निशान लगाओ, समझ में आ गया। अच्छा, अब फिर तुम एक एक मैंने अंक, अंक को भूल जाओ भैया, भूल गए। अब जो बच गया उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी कि पहले ध्यान रखना ऊपर से नीचे पहले आएगा फिर नीचे से ऊपर, ठीक है ना, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, ऐसे 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 जाएगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर माइनस प्लस में गलती हो जाएगी तुम्हारी। 1 की -3 से गुणा किया, -3 आ गया, 3 की -3 से गुणा किया, माइनस का 9 आ गया, बीच में माइनस का निशान, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। अब ये हो गया जी हमारा x बटे में 45 में से 21 गया, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे देखो माइनस का y बटे में माइनस का 15, ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 21, बराबर 1 बटे में माइनस का 3 प्लस का 9। अब थोड़ा सा इस साइड सोल्व करना पड़ेगा, ये हो गया x बटा 24 बराबर माइनस का y बटा 21 में से 15 गया 6 बराबर 1 बटा 6। तो ये तीनों बराबर हैं, तो एक काम करेंगे, पहले इन दोनों को इक्वल रख लूँगा, है ना, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो x बटा 24 बराबर रख लिया 1 बटा 6 के, 24 यहाँ पे चल गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 बटा 6, यानी कि 6 चौका 24, x की वैल्यू आ गई 4, समझ में आ गई, ठीक है। अब इसी तरीके से तुम इसको बराबर रख लो, इन दोनों को, इन दोनों को, ये बताते हैं एक बारी, मिर्जा, तो भी मिर्जा भाई, इन दोनों को बराबर रख लो। जब तुम इन दोनों को बराबर रखोगे तो आएगा माइनस का y/6 बराबर 1/6, 6 ऊपर चल जाएगा, माइनस का y बराबर आ गया 1 के, y की वैल्यू आ गई -1, तो ये आपके आंसर आ गया। आप चेक करना चाहें तो इसके अंदर पुट करके देख लो, 4 माइनस का 3 इंटू माइनस का 1, 4 + 3 7, 4 × 3 12 प्लस का 3 15, ठीक है, अपना आंसर पसंद में आ गई। अब देखो जी आप अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो 43वां, क्या क्या रखा है कि एपी दे रखी है, आपको बताना है कि इसका कौन सा पद 38 है, 78 है सॉरी, इसका कौन सा पद 78 है ना। अब कौन सा पद 78 का क्या मतलब हुआ कि भाई, जैसे यहाँ पे एपी दे रखी है आपको, समझो ध्यान से, एपी दे रखी है 3 8 13 18 इस तरीके से। अब हमें बताना है कि ऐसे करते 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 करते, जैसे ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, ऐसे करते 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 यहाँ पर कौन सा पद, भाई एनवा पद कौन सा आएगा, जैसे ये तो पहला पद हो गया, दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा कौन सा पद आएगा जिसकी वैल्यू 78 होगी, जिसकी वैल्यू 78 होगी, हमें वो पता करना है। तो हम कह देंगे कि वो पद जो है ना, जो 78 है, वो पद है जी हमारा एनवा पद, हम मान लेंगे, हम कह देंगे जी 78 जो है ना वो हमारा एनवा पद है, माना 78 एनवा पद है, एनवा पद है। एनवा पद का मतलब ध्यान से समझो, ये तो A1 होता है, ये A2 होता है, ये 3 होता है, A4 होता है, A4 का मतलब चौथा पद, तीसरा पद, दूसरा पद, ऐसे करते करते 78 जो है ना वो किसी n नंबर पे आ रहा है, इसलिए उसका एनवा पद नाम पड़ गया। एनवा पद मतलब an बराबर हो गया 78। अब इसको सोल्व कर लेंगे, an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n-1 इंटू डी बराबर 78, वैल्यू पुट कर लो, a की वैल्यू है 3 प्लस में n की वैल्यू मालूम नहीं है, डी की वैल्यू है 8 में से 3 गया 5 बराबर 78, 3 को यहाँ भेज दो, तो ये आ गया आपका n-1 इंटू 5 बराबर 78 माइनस का 3, तो ये हो गया n-1 इंटू 5 बराबर 75, तो ये हो गया n-1 बराबर 5 भाग में आ गया, 75/5, 5 कम 5 5 5 25, तो n की वैल्यू आ गई 16, मतलब ये माइनस का एक प्लस का हो गया ना, यानी कि 16वां पद जो है ना वो हमारा 78 है, इस बात को भी लिख दो, अतः 16वां पद 78 है। बात समझ में आ गई, ये चीज़ थी, ठीक है। ये पेपर आसान सा है, बाकी बोर्ड्स में भी काम आ जाएगा ये, ठीक है। हमारे हरियाणा बोर्ड में इसी टाइप का पेपर आता है।
तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइटल में, हरियाणा बोर्ड के लिए भी सही है पेपर ये, ठीक है। चलो जी, अब देखो आप अगला क्वेश्चन। बोला कि इसको सिद्ध करो। ये वाला आपको क्वेश्चन याद है, ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन था ये। कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लो, दायां पक्ष, इसको दायां बोलते हैं, इसको बायां बोलते हैं, ठीक है। दायां पक्ष ले लो, दायां पक्ष, दायां पक्ष क्या आपका, ये है रूट 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ये बात है। चलो जी, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? एक काम कर लेता हूँ, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए लेके आना है ना, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए है ना, इसकी मैं गुणा कर लेता हूँ किसके साथ, 1 प्लस साइन ए के साथ गुणा कर लेता हूँ और 1 प्लस साइन ए से ही भाग कर लेता हूँ। अब कहेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि किससे गुणा करनी है किससे भाग करनी है? तो यार ये तो प्रैक्टिस करने से पता चलेगा। जब जब बार बार क्वेश्चंस करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये हो गया आपका, देखोगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, एक प्रकार से ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। नीचे देखोगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी ये हो गया जी आपका 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है, अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो। अब देखो ये जो रूट है ना, ये दोनों के ऊपर है, दोनों के ऊपर, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, तो इसके स्क्वायर से तो रूट कट गया, क्या बच गया 1 प्लस साइन ए। लेकिन ये जो रूट है इसके ऊपर भी है, कभी आप सोचो कि ये कट गया ये बच ना, इसके दोनों के ऊपर है ये, ठीक है। तो इससे इससे रूट भी इससे भी कट जाएगा, स्क्वायर है इसके पास भी, तो को से हो गया। अब देखो 1 बाई को से क्या होता है, को से दोनों के भाग में है, 1 बाई को से क्या होता है सीकेंट ए, और साइन बाई को से क्या होता है टेंजेंट ए। तो ये आपका आंसर आ गया, और राइट हैंड साइड में यही प्रूफ करना था आपको, देख लो आप, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो कल मैं ना बिहार बोर्ड का पेपर कराया था, तो उसके अंदर पता क्या था, यहाँ पे सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए की बजाय उन्होंने लिखा था यहाँ पे कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, इसको प्रूफ करके दिखाना था, है ना। अब इसको कैसे करते, तो मैंने बताया ना कि बिहार बोर्ड वाले जो है ना थोड़ा सा अच्छा पेपर बनाते हैं। तो इसको कैसे करते तुम, यहाँ पे तो हमने 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से गुणा की, उससे भाग की। अगर मान लो ऐसा प्रूफ करना आ गया तो तुम 1 माइनस साइन ए से गुणा कर दो, 1 माइनस साइन ए से भाग कर दो, तब तुम्हारा ये आएगा, ठीक है। अब देखो जी आप अगला क्वेश्चन। अथवा में क्वेश्चन है, अच्छा। तो अच्छा अब देखो एक बात बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है 45 ये रचना वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब रचना वाला क्वेश्चन है, इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि रचना वाले जो क्वेश्चन है ना वो आपको इस कंप्यूटर पे आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है ना। कॉपी वाला लिंक आ जाएगा, कॉपी वाले कोई किसी वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, है ना। कमेंट में मुझे याद दिला देना कि 45वें क्वेश्चन का लिंक देना था, ठीक है। मैं इसका सेकंड पार्ट तो ये तो करा देता हूँ, इसमें तो कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी ना मुझे। देखो क्या बोल रखा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई लंबाई है उसकी 14 सेंटीमीटर, हमें बताना है कि यह जो सुई है ना 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल जो है ना वो कवर कर लेगी, ये बताना है। कैसे बताएंगे ध्यान से समझो, ये आपकी एक्सरसाइज 12वां चैप्टर है ना, 12.2 का तीसरा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये, ठीक है। तो बोला कि एक घड़ी की मिनट की सुई है जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारा घड़ी, बना ली घड़ी, इसकी मिनट की सुई मान लो ये है, इसकी लंबाई दे दी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला कि यह जो सुई है ना 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर करेगी, ये बताओ, उसका क्षेत्रफल निकालो 5 मिनट में। जैसे यहाँ पे है 5 मिनट के बाद यहाँ पे पहुँच जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे पहुँच जाएगी, है ना। फिर भी ज़्यादा मान लिया तो चलो कोई नहीं, 5 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो इसने जितना एरिया कवर किया, कितना एरिया, इतना एरिया कवर किया, तो आपको ये एरिया निकालना है। हम सर ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये देखो एक प्रकार से त्रिज्या खंड बन रहा है ये,
और त्रिज्या खंड के एरिया का हमारे पास फॉर्मूला होता है, याद है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास त्रिज्या तो है, ये तो आर हो गई, चलो ठीक है। थीटा तो नहीं है ना, ये एंगल कहाँ से लाओगे? थीटा तो नहीं है तुम्हारे पास, है ना? अब इस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे वो देखते हैं। अभी जो एंगल है इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिनट सुई है ना, वो अगर 60 मिनट तक घूम गई, 60 मिनट तक घूम गई तो 360 डिग्री का एंगल बना देगी सेंटर में, है ना? लिख देंगे 60 मिनट में मिनट सुई द्वारा, 60 मिनट में जो मिनट सुई है वो कितना एंगल बनाएगी? 360 डिग्री का। मिनट सुई द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण 60 मिनट में कितने का एंगल बना देगी? 360 डिग्री का। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1 मिनट में बताओ यार कि 1 मिनट में कितने का एंगल बनाएगी, तो तुम आराम से बता सकते हो कि जी 1 मिनट में एंगल बनाएगी 360 डिग्री बटे 60 का, यानी कि 6 डिग्री का, है ना? अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 5 मिनट का बताओ, फिर तुमने 1 मिनट का बता दिया ना, 5 मिनट का बताओ, चलो 5 मिनट को कितने का एंगल बनाएगी? तो 6 डिग्री इंटू 5 यानी 30 डिग्री का। मतलब थीटा आपका 30 डिग्री हो गया। 5 मिनट में यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का बनेगा। तो थीटा की जगह 30 डिग्री लिख दो, 30 डिग्री लिख दो। थीटा बटा 360 नहीं था भैया, थीटा बटा 180, 180 था 360 था, ध्यान ही नहीं है मुझे। थीटा बटा 360, 360 ही था, सोचने दो। 360 था, ठीक है। तो 30/360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू भी रख दो। पाई की वैल्यू कुछ देर नहीं रखी तो 22/7 मारो दे के। आर की वैल्यू रखो 14 इंटू 14, 0 0 3 दूनी 12, 7 दूनी 14, 2 छके 12, 2 तिया 6, 2 सत्ता 14, हो गया अपना, है ना? तो 22 की 7 से गुणा कर लो, 22 सत्ता 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर था। बुक में चेक कर लो, यही आंसर था, है ना? अब कई कहेंगे सर आपने रट्टा मारा, रट्टा नहीं होता, ये बार बार जब हम करते रहते हैं ना तो आदत बन जाती है उस चीज़ की, ठीक है? तो इस तरीके से कर लिया, समझ में आ गई? अच्छा जी, अब आप देखिए 46वां, 47वां, 48वां, सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं मैंने? सेक्शन सी कर लिया, सेक्शन बी कर लिया, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, जल्दी हो गया पेपर तो। चलो, अच्छा एक बात बताता हूँ, मैं बता दी होगी बात, कि हर एक क्वेश्चन को पहले पेंसिल से निकाल के देख लेना, ठीक है ना? क्योंकि फेयर कॉपी पे जो आप जिसमें दोगे पेपर, उसमें कटिंग कुटिंग नहीं होनी चाहिए ना। देखो जी, ये 46वां क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है कि द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण है, इसका विविक्तर मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपको विविक्तर निकालना है, विविक्तर निकालने के बाद ये बताना है कि इसके मूल कैसे होंगे, फिर आपको द्विघाती सूत्र का यूज करके इसके मूल भी निकालने हैं, अगर मूल निकलते हो तो। देखते हैं, चलो। ये है जी 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। विविक्तर क्या होता है? डी, है ना? कैसे निकालेंगे? ए कितना है 2, बी कितना है -3, सी कितना है 5। तो विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते पता नहीं क्या बोलते हैं, डी निकालना है। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, वैल्यू रख दो। बी कितना अपना -3, इसका जब स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाता है स्क्वायर करने पे। -4, ए कितना अपना 2, सी कितना है 5, तो ये हो गया अपना 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजा 40, यानी ये तो माइनस में आ गया, माइनस का 31 हो गया। देख लेते हैं गलती तो नहीं अपनी, ठीक है। अब जब डी माइनस आ जाए, डी की जो वैल्यू है वो जीरो से कम आ जाए, क्योंकि -31 जीरो से छोटा है। अब जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा आ जाए तो हम कहते थे कि इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। इसको आगे आप आगे सोल्व नहीं कर सकते, सिंपल सी बात ये है। यानी आपको द्विघाती सूत्र का यूज नहीं करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि मूल निकाल ही नहीं सकते ना तुम, कैसे निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो तुम लिखना यहाँ डी छोटा है जीरो से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके
इस समीकरण के कह दो चाहे, इस समीकरण के, ये जो समीकरण है ना, इस समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई भी रियल आंसर इसका नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, द्विघाती सूत्र का यूज कर ही लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिख रखा है कि द्विघाती सूत्र का यूज करो, है ना, तो कर ही लेते हैं। भाई वास्तविक मूल नहीं होंगे लेकिन काल्पनिक मूल तो होंगे। दो चीज़ होती हैं, एक वास्तविक मूल होता है, काल्पनिक मूल होता है, इमेजिनरी रूट्स और रियल रूट्स। रियल रूट तो नहीं है इसके, लेकिन इमेजिनरी रूट होते हैं। तो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं जहाँ तक इसने क्या रखा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में द्विघाती सूत्र का यूज कहता है ना कि भाई अगर आंसर निकले तो द्विघाती सूत्र का यूज कर लो, तब तो हम यहाँ तक कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रखा, बोल कर द्विघाती सूत्र का यूज करो, तो कर लेते हैं, क्या पता फिर नंबर ना काट ले अपना, है ना। तो द्विघाती सूत्र क्या हमारा, तो द्विघाती सूत्र क्या है, ये है एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ये हो गया एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू है माइनस का 31, रूट 31, 2a, ए का दुगना कर लो, 2 दूनी 4, यानी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस रूट माइनस 31 अपॉन में 4। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल, है ना। इसके आगे सोल्व नहीं कर सकते ना तुम, कैसे कर सकते हो, हाँ ऐसे कर सकते हो कि एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, लेकिन रूट माइनस 31 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इमेजिनरी नंबर है ना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे देखो, चलो जी। अब आ जाओ जी 47वें क्वेश्चन पे। ये आपका आंधी वाला क्वेश्चन है, याद हो तो आपको, ये अपना एक्सरसाइज 9.1 का सेकंड क्वेश्चन है ये। ठीक है, छोटा करना पड़ेगा। देखो जी, क्या बोला कि आंधी आने से पेड़ टूट गया, पेड़ पेड़ टूटा हुआ भाग इस तरह टूट मुड़ गया कि जो पेड़ का शिखर है ना, वो जमीन को छूने लग गया, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाने लग गया। आपको पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो समझो इस चीज को, एक पेड़ था भाई, ये पेड़ था ऐसे, ठीक है। अब जोर की हवा चली, हवा चलने से क्या हुआ कि ये पेड़ जो है ना बीच में से ऐसे मुड़ गया, ऐसे पेड़ था, ऐसे मुड़ गया, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये ऐसे बीच में से मुड़ जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बताता हूँ एक बारी। ये देखो ध्यान से, एक पेड़ था कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का, हवा आई, हवा आने के बाद क्या हुआ कि पेड़ जो है ना, ये इसका ऊपर वाला सिरा जो है, ये जो ऊपर वाला सिरा है, ये टूट गया भाई, टूट गया, टूट करके ये जब गिरा ना, तो ये कुछ इस तरीके का गिर गया, ऐसे गिर गया, लटक गया ऐसे, समझ में आ रही है। ठीक है, अब क्या बोला कि ये जो धरती पे जहाँ पे गिरा ना, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। अब बताना कि, अब बोल रखा है कि पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का जो पद है, ये इसका पद है, और पेड़ का जो शिखर है, पेड़ का जो शिखर है, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की जो दूरी है वो है 8 मीटर, ये है 8 मीटर। आपको बतानी है पेड़ की ऊंचाई, आपको ये हाइट मालूम करनी है। कैसे मालूम करेंगे वो देखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो, ये बड़ा भी नहीं होगा मुझसे, चलो आपको दिख रहा होगा इतना तो पेड़ की ऊंचाई क्या करनी है। अब पेड़ की ऊंचाई, अब देखो मैंने कहा कि पेड़ की ऊंचाई ये है, गलत कहा मैंने। पेड़ की ऊंचाई असल में, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ जो है ना वो तो ये भी था, है ना, पेड़ तो ये भी है, तो पेड़ की ऊंचाई असल में इन दोनों का जोड़ होगा। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है, पेड़ 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होता है ना, ऐसा हम जनरली मान के चलते हैं। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज़ कर लेता हूँ। कैसे, आधार दे रखा है, लंब निकालना है, तो लिख देंगे, एक बार नाम लिख दो इनके, ए बी सी। हम कह देंगे माना ए बी और ए सी पेड़ के भाग हैं, ये पेड़ के भाग है ना, तो अब ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में,
अगर आप इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ABC में, तो लंब निकालना है और आधार आपको दिया हुआ है। लंब बटा आधार क्या होता है? टेंजेंट होता है। कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। लंब कितना है? लंब तो हमें मालूम नहीं, लंब की जगह ए भी लिखो। आधार कितना है? आधार है जी 8, मीटर बाद में लगा देंगे ना, बराबर टेंजेंट 30 पे कितना होता है? 1/√3। तो यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो ए बी की वैल्यू आ गई 8, ऊपर चल गया 8/√3 मीटर, है ना। मीटर बाद में लगाएंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। अच्छा, अब एक डाउट होता है कि सर यहाँ पे हम हर का प्रमेयीकरण क्यों नहीं कर रहे? हर का प्रमेयीकरण करते हैं जब आप आंसर के बिल्कुल लास्ट में पहुँच जाएं, तब इकट्ठा ही कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे करूँगा फिर क्या होता है बाद में वापस करना पड़ जाए, तो इसलिए मैं लास्ट में कर लूँगा, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, हमारी ए भी निकल गई, ए भी तो निकल गई। अब मुझे ए सी भी निकालनी है, क्योंकि पेड़ जो है वो दोनों के दोनों है। इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो तब मुझे पता चलेगा कि पेड़ की एक्चुअल हाइट कितनी थी, ठीक है ना। तो अब मैं ले लूँगा त्रिभुज, कौन सी? त्रिभुज, वापस यही ABC, है ना, सेम ही एक ही त्रिभुज तो है, 2-3 थोड़ी है। तो अब आपको निकालना है कर्ण, क्या दे रखा है? आधार। तो दे क्या रखा है? आधार दे रखा है, निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। आधार बटा कर्ण क्या होता है पता है? लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ये होता है अपना कोस। ये हो गया जी हमारा कोस 30 डिग्री, ठीक है। आधार कितना आपका 8, कर्ण कितना आपका AC, बराबर कोस 30 पे कितना होता है भैया? जो साइन 60 पे होता है, साइन 60 पे √3/2। इसको ध्यान रख लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है ना उसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, चाहो तो उसको लिख भी लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हो जाए 8 दूनी 16 बराबर √3AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, यहाँ से AC की वैल्यू आ गई 16/√3 बराबर AC। अब देखो AB की वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है? पेड़ की लंबाई। पेड़ क्या है? AB और AC दोनों है, तो लिख देंगे, तो पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगी हमारी? AB प्लस AC, ठीक है। AB क्या है जी हमारा 8/√3 प्लस AC क्या है 16/√3। LCM लोगे तो √3 आ गया, ऊपर जुड़ जाएगा। अब हर का प्रमेयकरण कर दो, है ना। तो हो जाएगा 24/√3 गुणा में √3 बटे में √3। भाई √3 से गुणा कर दी, उसी से भाग कर दी, क्यों? क्योंकि ताकि नीचे वाला जो रूट है ना खत्म हो जाए। ये हो गया 24√3 अपॉन में √3 × √3 3 हो गया, कट के 8 आ गया, ये आपका आ गया 8√3। अब मीटर जोड़ लगा देना, यानी पेड़ की लंबाई है 8√3 मीटर। लास्ट लाइन लिखना जरूर। अतः पेड़ की लंबाई, जो पेड़ है उसकी जो लंबाई है टोटल वो कितनी है? 8√3 मीटर है। √3 समथिंग समथिंग 1.7 होता है ना, तो 17 8 कितना हो गया? 56 13 13.6 मीटर, लगभग लगभग 14 1 मीटर रहेगी। जो अपना पेड़ है ना उसकी ऊंचाई लगभग 14 मीटर आएगी, ठीक है। अपने को आंसर यहीं तक करके आना है, वो तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा था वैसे ही। समझ में आ गई? अब देखो आप अगला क्वेश्चन। अच्छा, दो थे अथवा वाले क्वेश्चन, एक तो ये था एक ये था। वैसे तो एक करना था इसमें से, चलिए दोनों के दोनों करा देते हैं। और कितने क्वेश्चन आ गए? 2 ही क्वेश्चन आ गए बस, ऑप्शनल भी कराने हैं। चलो, क्या बोल रखा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और मीनार के शिखर का आना था यार यहाँ पे। अच्छा, शिखर ही लिखा है। शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यही सेम क्वेश्चन बिहार बोर्ड में था, बिल्कुल सेम। मतलब मेरे ख्याल से ये काम कर रहे हैं अब की बार, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा था, तो ज़्यादा टाइम तो है नहीं सरकार के पास कि पेपर बनाया जाए, तो जिसने पहले बना लिया वही उसी का चेप रहे हैं, ठीक है ना। बोला कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या कह रहा है कि भूमि पर कोई पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट है ए। बोला कि भूमि के एक बिंदु बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये भूमि पर कोई पॉइंट है और ये अपना कोई एक भवन है, बिल्डिंग है, लेट्स से ये बिल्डिंग है, इसको मैं नाम देता हूँ BC। अब बोल दिया कि भैया 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये 20 मीटर ऊंचा है ना।
अब ये जो भवन है ना, इसके शिखर पर एक मीनार लग रही है। एक ऐसे मीनार है, एंटीना मान लो, ये BCD, ठीक है। इसके तल और शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 45 और 60। मतलब इस पॉइंट से अगर मैं मीनार के तल को देखूं तो कोण बनता है 45 डिग्री का। कहने का मतलब ये है, अगर इस पॉइंट से अगर मैं मीनार के शिखर को देखूं तो कोण बनता है अपना कितने का? 60 का। ठीक है जी। आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है उसको मान लेते हैं। लेट्स से इसको मैंने एक्स मान लिया। अब मैंने आपको है ना, जब कंसेप्ट समझाया था तो उस टाइम मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आकृति जब बनाओ, आकृति बनाते समय अगर दो त्रिभुज बन जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो त्रिभुज बन गया, एक तो ये छोटा वाला त्रिभुज बन गया है ना, और एक बड़े वाला त्रिभुज बन गया, तो आपने क्या करना होता है, जो दो त्रिभुज बने हैं ना, छोटे वाला त्रिभुज और ये जो पूरा जो बड़ा त्रिभुज बना है, ये जो पूरा बड़ा त्रिभुज बना है, ये वाला जो त्रिभुज बना है ना, इन दोनों त्रिभुजों में जो कॉमन साइड आ रही है, जो इन दोनों त्रिभुजों की कॉमन साइड है, ऐसी भुजा जो इन दोनों में आ रही है, उसकी वैल्यू निकालनी होती है। ध्यान से समझो, एक तो ये त्रिभुज बन रहा है अपना छोटा सा चुन्नू सा, और एक ये बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है, ये है ना। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों त्रिभुजों में देखना है कि ऐसी कौन सी भुजा है जो दोनों में कॉमन आ रही है। ध्यान लगाओगे तो आपको पता चल गया होगा अभी तक तो। AC जो है ना, AC ये छोटे में भी आ रही है, AC जो है वो बड़े में भी आ रही है, यानी हम AC निकालेंगे। अब आप में से कई कहेंगे सर हमें AC थोड़ी निकालनी है, हमें तो DB निकालनी है। तो ध्यान से समझो, जब आप AC निकालोगे ना तो DB ऑटोमेटिक निकलेगी। ठीक है, कैसे? देखो, मैं काम करता हूँ, मैं सबसे पहले त्रिभुज लेता हूँ छोटी वाली। पहले लिखना पड़ेगा कि आपने इसको मीनार की, जो मीनार की ऊंचाई उसका एक्स मानना है। लिख देते हैं, माना मीनार की ऊंचाई एक्स है, मीनार की ऊंचाई एक्स है, ऐसा हमने मानना है। ठीक है, अब देखो, अब मैं ले रहा हूँ छोटी वाली त्रिभुज, त्रिभुज BCA में। छोटी त्रिभुज में देखो, आपको लंब दे रखा है, आधार निकालना है ना, लंब दे रखा है, आधार अच्छा देखो, अगर आप लंब, लंब बटा आधार की बजाय आधार बटा लंब लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं आती, आंसर सेम ही आता। क्योंकि लंब बटा आधार लिखोगे तब तो तुम क्या लिखोगे, फिर इसके साथ टेंजेंट लिखोगे, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम के हिसाब से। और आधार बटा लंब लिखोगे तो इसका उल्टा लिख दोगे, तो दोनों तरफ उल्टा हो गया ना, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई एक तरफ उल्टा होता है, एक तरफ सीधा रहता तब तो फर्क पड़ता, तुमने दोनों तरफ उल्टा कर दिया तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लंब बटा आधार क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट कितने डिग्री है? छोटा त्रिभुज लिया है तो 45 डिग्री है। लंब कितना है? 20। आधार कितना है? AC बराबर टेंजेंट 45 पे होता है 1, AC भाग में यहाँ पे जाके गुणा में, यानी 20 बराबर आ गया AC। मीटर मोटर बाद में लगा देंगे आप। ठीक है, ये तो हो गया। चलो, अब आप ले लो बड़ी ट्रायंगल। बड़े ट्रायंगल में अपने आधार निकालना है, मैंने कहा ना जो कॉमन उसको निकालना है, और लंब दे रखा है ट्रायंगल DCA में, लंब दिया है और आधार निकालना है। लंब बटा आधार वापस से टेंजेंट होगा, है ना। और जो ये वाले जो क्वेश्चन है ना चैप्टर 9 वाले, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में टेंजेंट का यूज़ हुआ है मैक्सिमम। जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें तो टेंजेंट का यूज़ हुआ था, किसका यूज़ हुआ था पिछले क्वेश्चन में, मुझे ध्यान ही नहीं है, एक मिनट। मैक्सिमम क्वेश्चंस में कह रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन में कॉस का भी यूज़ हुआ था, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, टेंजेंट कितना है आपकी बार? 60 डिग्री। लंब, लंब देखो लंब कितना है, लंब तो ये पूरा है ना, यानी 20 तो ये था, एक्स ये था, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। लंब हो गया 20 प्लस एक्स। आधार कितना आपका? आधार तो AC ही है, इसमें कुछ बिगड़ा ही नहीं, बराबर टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 पे कितना होता है? √3। अब एक काम करो, √3 को नीचे ले जाओ, AC को ऊपर ले जाओ, ये हो गया 20 प्लस एक्स बटे में √3 बराबर AC। अब आप में से कई कह सकते हैं कि सर एक काम करते हैं ना, AC की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन हमने जब बेसिक कराया था तो वो इस तरीके से कराया था, तो इसी तरीके से चलने देते हैं। अब ध्यान से देखो, ये भी AC है और ये भी AC है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ये भी AC है, ये भी AC है, इसका मतलब मैं इन दोनों को बराबर रख सकता हूँ, 20 और 20 प्लस एक्स बटा √3, इन दोनों को बराबर रख सकता हूँ, और रख देते हैं भैया। तो 20 बराबर हो गया 20 प्लस एक्स बटा √3 के, √3 भाग में है, इसको यहाँ भेज दो भैया,
ये हो गया 20√3 बराबर 20 + x। 20 यहाँ चल गया तो हो गया आपका 20√3 माइनस का 20 बराबर x। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया? 20 कॉमन आ गया। यहाँ पे बच गया आपका √3, यहाँ पे बच गया आपका 1। 1 कैसे? क्योंकि 20 कॉमन आने का मतलब है कि आप इसको भी 20 से भाग दे रहे हो। ये जो आपका पद है इसको भी 20 से भाग दे रहे हो, इसको भी 20 से भाग दे रहे हो। जब आप इसको 20 से भाग दोगे तो यहाँ पे √3 बच गया, इसको 20 से भाग दोगे तो 1 बच गया। अब यहाँ पे लास्ट में मीटर लगा देना, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब लास्ट में लाइन ज़रूर लिख देना कि अतः मीनार की ऊंचाई जो है ना ये है। अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है? ये है जी हमारे पास 20 × √3 - 1 मीटर है। हो गया आपका आंसर, बस समझ। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाओ जी इस क्वेश्चन पे। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम आ गई। ठीक है, अब इस पाइथागोरस थ्योरम को कैसे प्रूफ करेंगे? अब ध्यान से समझो। अगर आपने 6 चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा है ना तब तो इस क्वेश्चन को देखो। अगर अच्छी तरह नहीं पढ़ा तो आपके ऊपर है कि भाई आप देखना चाहो तो देख लो, नहीं देखना तो मत देखो। क्योंकि ना अगर 6 चैप्टर अच्छी तरह से नहीं पढ़ा तो फिर ये क्वेश्चन जो है ना आपको समझ में नहीं आएगा इतनी अच्छी तरह से। देखना चाहे तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 चैप्टर चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा है तब तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरम है बेसिकली है। बोला कि सिद्ध करो कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब क्या है कि एक समकोण त्रिभुज आपको दे रखी, लेट से ये समकोण त्रिभुज आपको दे दी, नाम देते हैं ए बी सी। आपको बोल दिया कि यार एक समकोण त्रिभुज है, उसमें हमें सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर जो कर्ण का स्क्वायर है ये बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। यहाँ पे लिख देते हैं कि भैया हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का, है ना। तो सबसे पहले तो आप सिद्ध करना है वो लिखो। यहाँ पे तो मैंने सिद्ध सिद्ध करना है वो तो बाद में लिखेंगे, दिया है वो लिखो सबसे पहले तो आप। क्योंकि जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है सबसे पहले आप वो लिखते हैं, उसके बाद फिर लिखते हैं कि यार क्या सिद्ध करना है। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि यार एक समकोण त्रिभुज है ना। हमने यहाँ पे ए बी सी बनाया है तो हम कह देंगे कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ऐसा मुझे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको त्रिभुज का नाम नहीं दिया लेकिन नाम आप अपनी मर्जी से लिखते हो। क्वेश्चन में आपको क्या लिखा कि एक समकोण त्रिभुज है, आपने अपनी मर्जी से बना लिया ए बी सी। ठीक है, जहां बी समकोण है। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो देखो। सिद्ध। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम इससे पहले हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि भाई अगर अगर मैं समकोण पे, ये जो समकोण है ना, अगर मैं इस पे से जो कर्ण है, कर्ण यहाँ पे एसी है, कर्ण पर अगर मैं एक लंब ड्रॉ कर दूं, क्या ड्रॉ कर दूं? लंब। तो जो लंब है ना, लंब लंब के दोनों और जो त्रिभुज बन गए, ये दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप होंगे, और ये दोनों आपस में तो समरूप होंगे होंगे और इस पूरी त्रिभुज के भी समरूप होंगे। ये बात हमने सीखी थी, याद हो तो आपको। ये थ्योरम है, थ्योरम 6.8 है मेरे ख्याल से, 6.8 है, 6.7 थ्योरम में हमने सीखी थी ये बात। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के भी समरूप है और पूरी त्रिभुज के भी समरूप है। ठीक है ना, ये दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप हैं और ये जो ब्लू वाली त्रिभुज है इस पूरी त्रिभुज के एबीसी के भी समरूप है, और ये जो पिंक वाली त्रिभुज है ये पूरी त्रिभुज एबीसी के भी समरूप है। ठीक है, अब इसको लिखोगे कैसे? सबसे पहले तो आप रचना लिखोगे यहाँ पे कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी है। क्या? हमने बी डी को परपेंडिकुलर खींचा है ए सी पर। ठीक है, अच्छा जब बी डी परपेंडिकुलर खींच दिया ए सी पर, इसका मतलब कि ये दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप हो गई, पूरी त्रिभुज के भी समरूप हो गई। अब नाम देने में थोड़ा सा ध्यान देना, नाम किस तरीके से देना है ना।
जैसे मैं आपको नाम देने का तरीका बताता हूँ, बिना छोटा तरीका बताता हूँ नाम देने का। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, सबसे पहले इस त्रिभुज का नाम लिखता हूँ, फिर सबसे पहले कह दूंगा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो इस त्रिभुज का नाम लिख लो, लेट से BDC लिख दिया तुमने, त्रिभुज BDC समरूप है किसके, ये जो त्रिभुज है त्रिभुज BDC, ये समरूप है किसके, इस त्रिभुज के ना। अब इसका नाम तुमने BDC दिया है, तो इसका नाम क्या दोगे वो देखना है। तो एंगल B अगर तुम देखोगे तो इसका एंगल भी तो सिर्फ इतना ही है ना, इसका एंगल भी तो सिर्फ इतना ही है। तो ये एंगल किसके बराबर है इस त्रिभुज में, है ना। अब ये तो हमें पता ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा B, इसके बाद आया D, इसका एंगल D कितना है, 90। तो पिंक त्रिभुज में 90 कहाँ पे है, तुम कहोगे यहाँ पे है, यानी कि D की जगह D ही आएगा, ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा इसका एंगल है C, इसका एंगल है C, इसका एंगल C ये रहा, है ना। पिंक त्रिभुज में एंगल C के बराबर कौन सा एंगल है, अब ये तो हमें मालूम नहीं है ना। तो अभी मुझे लंबा तरीका देखना ही पड़ेगा, मैं सोचा कि छोटे तरीके से भी पता चल जाएगा। लंबा तरीका देखो भाई, अब तुम्हें थोड़ा सा वीडियो देखनी पड़ेगी पीछे वाली। कैसे, हम क्या करते थे, किसी भी एक एंगल को एक्स मान लेते थे। ओहो, लेट्स से कि मैंने इसको एक्स मान लिया, अगर इसको एक्स मान लिया तो ये तो 90 दे ही रखा है ना। अब ये एक्स है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस का एक्स। क्यों होगा, इसका रीज़न मैंने आपको बता रखा है बेसिक लेक्चर में, अभी नहीं बता सकता, ठीक है ना। मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये 90 माइनस एक्स है, हमें पता है कि पूरा पूरा 90 है, पूरा पूरा 90 है। अगर ये 90 वाला माइनस एक्स है तो ये एक्स हो गया, क्योंकि इनका जोड़ करोगे तो तभी 90 आएगा ना। अब ये 90 है ही, अब ये एक्स है, ये 90 है, तो ये हो गया आपका 90 माइनस एक्स, ठीक है। आपको अगर आपने नहीं देखा होगा लेक्चर तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी ये चीज़, है ना। और अभी नहीं बता सकते क्योंकि एग्ज़ाम सोल्व करा रहे हैं, अगर मैं अभी बताने लग जाऊँगा ये चीज़ तो पेपर ही सोल्व नहीं होगा आज में। तो ये चीज़ें, ठीक है। अब नाम देना आसान हो जाएगा, अब मैं कह दूंगा इस त्रिभुज का नाम कुछ भी दे दो, BDC दे दो, चलो त्रिभुज BDC, ये त्रिभुज समरूप है, ये त्रिभुज समरूप है किसके, इसका क्या नाम दोगे। अब यहाँ पे देखो, इसमें एंगल B कितना है, इसमें एंगल B है x। पिंक त्रिभुज में देखो x कहाँ पे है, A पे है, तो यहाँ पे तुम पहले A लिखोगे। इसमें D कितना है, 90 है, पिंक त्रिभुज में 90 कहाँ पे है, D पे ही है, तो यहाँ पे D लिखोगे। तो यहाँ पे हो गया ADB, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गई। रीज़न क्या लिखना है, इकट्ठा लिखवाऊंगा, पहले बार लिख दो इसको, ठीक है। अच्छा, यानी ये दोनों आपस में समरूप है। ये वाला जो त्रिभुज है पिंक त्रिभुज, ये इस पूरी बड़ी त्रिभुज के भी समरूप है ना, यानी कि त्रिभुज BDC समरूप है। पूरी बड़ी त्रिभुज का नाम कैसे दोगे, देखो इसमें एंगल B कितना है, x है, पूरी बड़ी त्रिभुज में x कहाँ पे है, अगर पूरी बड़ी त्रिभुज में x देखोगे तो कहाँ पे है, यहाँ पे इस कोने पे है ना, A पे। अच्छा इसमें एंगल D कितना है, 90 है, पूरी बड़ी त्रिभुज में 90 कहाँ पे है, किस कोने पे 90 है, ये 90 है क्या, नहीं, ये 90 है, नहीं, ये 90 है क्या पूरा, हाँ, तो इसका मतलब B, यानी पूरी बड़ी त्रिभुज का ABC नाम हो गया, ठीक है। अच्छा जी, ये त्रिभुज हमने इसके समरूप दिखा दी, ये त्रिभुज हमने पूरी त्रिभुज के समरूप दिखा दी। अब पिंक की बात करते हैं, पिंक त्रिभुज जो है वो इसके समरूप तो है ही, इसके साथ ही आ गया। तो पिंक त्रिभुज पूरी बड़ी त्रिभुज के समरूप दिखानी है, तो पिंक त्रिभुज का नाम दे दो अपनी मर्जी से, ADB नाम दे दिया मैंने। तो त्रिभुज ADB, ये जो पिंक त्रिभुज है इसको ADB नाम दिया ना। अब ADB पूरी बड़ी त्रिभुज के समरूप है ना, नाम कैसे दोगे। अच्छा पिंक त्रिभुज में A कितना है, x है, पूरी बड़ी त्रिभुज में x कहाँ पे है, यहीं पर इसी कोने पे है ना। आप ये मत कहना ये तो सिर्फ इसमें है, पूरा पूरा एंगल देखना आपने। तो ये हो गया आपका A, इसमें D कितना है, 90, इसमें B और इसमें C, BDC B x है, A हो गया, D 90 है, ये भी हो गया, ठीक है। या अब ठीक है, बस समझ आ गई, ये तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होती हैं, ठीक है। अब मुझे क्या दिखाना है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे स्पेस बनाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे स्पेस बनाना पड़ेगा, इसको नीचे ले जाता हूँ, ऐसे थोड़ा सा और नीचे ले जाता हूँ, ऐसे ही इसको भी नीचे ले जाता हूँ, है ना। ये त्रिभुज समरूप है, ये भी समरूप है, ये भी समरूप है। अब इसका रीज़न तो देना ही पड़ेगा, रीज़न तो भूल गया। रीज़न क्या लिखोगे, आप कहोगे हम जानते हैं, वापस से हम जानते हैं, बेशक ना जानते हो तुम एक अक्षर भी, लेकिन लिख देना हम जानते हैं। क्या जानते हो आप, कुछ नहीं जानते भाई, बताएं। आप जानते हैं कि भैया अगर मैं
एक समकोण से कर्ण पर लंब खींचता हूँ। हम जानते हैं कि समकोण से कर्ण पर खींचा गया लंब, कर्ण पर खींचा गया लंब, खींचे गए लंब से बने दो त्रिभुज, खींचे गए लंब से बने दोनों त्रिभुज, ये जो दोनों त्रिभुज बने हैं ना, दोनों त्रिभुज ये आपस में तो समरूप होते हैं, आपस में समरूप का मतलब भाई एक दूसरे के समरूप होते हैं, और पूरी त्रिभुज के भी समरूप होते हैं, बड़ी त्रिभुज के भी समरूप होते हैं, या फिर पूरी त्रिभुज लिख दो, के भी समरूप होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसलिए हमने लिखा कि ये त्रिभुज इसके भी समरूप है, इसके भी समरूप है, इसके भी समरूप है। अब देखो ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर हो जाएगा, मतलब पहले दो के इसका जो रेशो है बी डी अपॉन ए डी का जो रेशो है ये बराबर हो जाएगा डी सी अपॉन डी बी के रेशो के, ये बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी के रेशो के। ठीक है, यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो पहले दो के बी डी अपॉन ए बी का जो रेशो है डी सी अपॉन बी सी के रेशो के, बी सी अपॉन ए सी के रेशो के, और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए डी अपॉन ए बी का जो रेशो है ये बराबर हो गया, एक मिनट देखो नेट वो तो नहीं खत्म हो गया अपना चार्ज, चलो ठीक है, ए डी अपॉन ए बी का रेशो, फिर डी बी अपॉन बी सी का रेशो, फिर पहला लास्ट ले लो ए बी अपॉन ए सी का रेशो। समझ में आ गई क्या? चलो अब देखो, अब मुझे क्या प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। मुझे प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर जो है वो बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ठीक है, अब पहले देखो ए सी कहाँ पे मिलेगा तुम्हें, ए सी स्क्वायर बनाना है तो दो ए सी होने चाहिए, क्या यहाँ पे ए सी है दो? यहाँ पे दो दो ए सी नहीं है। अच्छा ए बी है क्या, ए बी हो दो, ए बी तो एक ही है यहाँ पे। अच्छा जी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बनाना है ना, ए बी तो मिल गया, ए बी स्क्वायर कैसे बनाऊंगा मैं, डी सी यहाँ पे डी बी यहाँ पे, डी बी स्क्वायर तो बन जाएगा बी डी स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर का 4 डालेंगे ए डी इंटू ए सी, ये बनेगा भाई, और तो कुछ बन नहीं रहा है ना। तो कोई बात नहीं, ये बनेगा ना, तो एक बार बना लो इनको, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो जब तुम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा ए डी इंटू डी सी और डी बी इंटू बी डी एक ही चीज़ है, तो बी डी स्क्वायर बन गया, ये बन गया बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू डी सी, देखेंगे अगर काम आएगा तो ये, है ना, बना लेते हैं। अब ऐसे यहाँ पे देखो कि यार कोई दो जोड़े बन रहे होते हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पर देखें तो बी डी बी सी ए बी डी सी, ए बी बी सी ये बन रहा, ये बनेंगे। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे बन रहा है बी सी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी सी इंटू ए सी बन रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे देखो तुम किनके दो के जोड़े बनाएंगे भैया, ए बी का बनेगा, ये बन गया, तो यहाँ पे क्या बन रहा है अपना क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर ए डी इंटू ए सी, ए बी स्क्वायर इजक्वल टू ए डी इंटू ए सी। अब मुझे जरूरत है किसकी, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, है ना, इन दोनों के जोड़ की जरूरत है, तो इसकी तो कोई जरूरत थी नहीं वैसे तो, आप चाहो तो इसको मिटा भी सकते हो, नहीं मिटाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ। अब मैं इनको जोड़ दूंगा, क्यों जोड़ रहा हूँ देखो, क्योंकि है ना हमें जो प्रूफ करना है उसके अंदर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर चाहिए, है ना, तो इसलिए मैं इनको जोड़ रहा हूँ। बात समझ आ गई? तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो लेफ्ट वाले जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, चाहे बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर लिखो, बात एक ही है, बराबर हो जाएगा राइट साइड वाले भी जुड़ेंगे डी सी इंटू ए सी प्लस में ए डी इंटू ए सी, ऐसे समझ में आ गई? अच्छा अब ये हो गया जी आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है जी आपका ए सी, यहाँ पे क्या आ गया डी सी प्लस ए डी। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर
AC इंटू DC और AD का जोड़ देखो, DC का अपना, DC अपना ये रहा, DC में अगर मैं AD जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा, ये पूरा पूरा AC नहीं बन गया, बन गया ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ AC, यानी ये हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, है ना। और यही हमें प्रूफ करना था, इतनी सिद्धम। इस प्रकार से हमने प्रूफ कर दिया। अभी मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, है ना। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपने ये थ्योरम पहले पढ़ी है, 6 चैप्टर आपने पहले पढ़ा है अच्छी तरह से, तब आप ये क्वेश्चन देखिएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी हमारे पास, कर लेंगे। चलो जी आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 49 लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर ऑप्शन वाले देंगे। क्या बोल रखा है कि पानी पीने वाला एक गिलास है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है उसकी, और उसको वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। अच्छा, शंकु का छिन्नक, अब याद है आपको, शंकु का छिन्नक जो है हरियाणा बोर्ड से हट चुका है, लेकिन इसमें है, ठीक है। चलो देखते हैं। एक बार वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही, हो रही है। चलो जी, तो बोला कि पानी पीने वाला ग्लास एक छिन्नक के आकार का है, तो छिन्नक तो इस टाइप का होता भैया, ऐसे। तो बोला कि पानी पीने वाला ग्लास कुछ इस टाइप का है। बोला कि इसकी ऊंचाई जो है वो है 14 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई मतलब ये वाला जो भाग है, ये दे दिया उन्होंने 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और शंकु के छिन्न का आकार है, ठीक जी। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास दे दिया 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसका व्यास दे दिया। इसको मैं थोड़ा इस साइड बनाता हूँ, मैं ये फोटो हट रही होगी यहाँ पे, जहाँ तक मुझे अंदाजा है। व्यास दे दिया आपको, यानी इसका व्यास दे दिया, ये पूरा कितना 4 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसके ये पाएगा 4 तो बड़ा है ना, 2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। इसकी त्रिज्या फिर 1 हो जाएगी अपने इस हिसाब से, तो है ना, 2 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या 1 हो गई। इसकी धारिता ज्ञात करनी है, धारिता मैंने आयतन ही होता है, ठीक है, आयतन ही समझ लो आप, समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, तो आपको त्रिज्याएं दे रखी हैं। छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला याद है आपको, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन का क्या फॉर्मूला था, याद था क्या नहीं है। शंकु के आयतन का क्या था, ये था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे 1/3 पाई एच तो लिखो, और आर स्क्वायर की बजाय लिखना आपने R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, ये था हमारा फार्मूला, ठीक है ना। अब कई क्या करते हैं यहाँ पे 2R1 R2 लिख देते हैं, वो सोचते हैं A+B का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं है ये तो अलग तरीके से आया था, इसका डेरिवेशन भी करा रखा है, देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। वैल्यू रखते हैं 1/3, पाई की वैल्यू कितनी है, दे नहीं रखी तो 22/7 मारो भाई दे के। ऊंचाई कितनी है 14 है, R1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2, 2 का स्क्वायर 4, R1 R2 की मल्टीप्लाई 2 एकम 2, सोल्व कर लो। ये हो गया आपका 1/3 गुणा में 22/7 गुणा में 14 गुणा में 4 2 6 1 7, 7 से 7 कट गया और कुछ कटेगा नहीं, 22 की 14 से गुणा करो, 22 ताएँ 220, 22 चौका 88, 220 और 88 कितना हो गया अपना 308/3 आंसर आ गया। यही आंसर था, ये आपकी एक्सरसाइज 4, कौन सी 13 पॉइंट लास्ट एक्सरसाइज थी, 4 थी 5 थी, उसका सेकंड क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल से, या फर्स्ट होगा। ये आपका आयतन आ गया, क्यूब में लिख देना, ठीक है। छिन्नक का आयतन लिख दो या फिर छिन्नक की धारिता लिख दोगे तो बढ़िया रहेगा, क्वेश्चन में धारिता बोल कर ना धारिता लिख देना, ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे डिटेल लिखनी पड़ेगी तुमको, क्या क्या डिटेल लिखोगे, सबसे पहले लिखो यहाँ पे छिन्नक की छोटी त्रिज्या, छोटी त्रिज्या, इसको मैंने छोटी त्रिज्या को R1 माना था, ये है जी हमारे पास 1 सेंटीमीटर, कैसे आई थी 2 का आधा गया था, ये चाहे 1 लिख दो चाहे 2/2 करके लिख दो, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। बड़ी त्रिज्या कितनी है, इसको मैंने R2 का नाम दिया था, ये है 2 सेंटीमीटर।
छिन्नक की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई को मैंने एच का नाम दिया था, ये है जी हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब अथवा में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको भी देख लेते हैं एक बारी। माध्य निकालना है आपको इसका, और विधि कोई भी नहीं बोल रखी, तो किसी भी विधि से निकाल सकते हो। 3 विधियां हैं आपके पास वैसे तो, कल्पित माध्य, पग विचलन, और एक डायरेक्ट मेथड था प्रत्यक्ष विधि। किसी भी तरीके से निकाल लो, मैं प्रत्यक्ष का ही यूज़ कर लूँगा या अगर मुझे सही लगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले वर्ग अंतराल क्या क्या है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया। फिर आपने लिखनी है बारंबारता। बारंबारता कितनी है? 2, 3, 7, 6, 6, 6। ठीक है, चलो अब कौन सी विधि का यूज़ करें? पहले तो एक्स आई निकालो, फिर देखेंगे। एक्स आई क्या होगा? इनके बीच का पॉइंट। 10 और 25 को जोड़ो, 35, 35 का आधा करा 17.5। 25 और 40 को जोड़ो, 50, 60, 65, 65 का आधा करा 32.5। ठीक है, 40 और 55 को जोड़ो, 55, 40 कितना हो गया? 65, 75, 85, 95। 95 का आधा करोगे तो 45, 47.5 आएगा। देख लेना, कई बार गलती हो जाती है मुझसे। 55 और 70 को जोड़ लो, इनके बीच का गैप सब में सेम आ रहा है ना, करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे आ जाएगा, देखा 5, 5 के 0, 5, 7 के 5, 7 के अपना 5, 2, 25, 25 का गैप चलेगा सब में। इसमें 25 का गैप, इसमें 25 का गैप होना चाहिए ना, गलत है यहाँ पर। ये 47.5 नहीं आएगा, 57.5 आएगा। देखा, पता चल गया ना। यहाँ पे 25, 25 का गैप है, तो यहाँ पे 25, 25 का गैप। इसमें 25 और जोड़ लो सीधा, तो 25 जोड़ोगे तो फिर तुम 0.5 का 0.5 रहेगा। 7 और 5 12, एक अंश ऊपर, 2, 82.5 ना, 82.5 गलत है, ऐसे नहीं भाई, ऐसे कर लो। इनको जोड़ करके आधा कर लो। 55 70 को जोड़ो भैया, 70 और 55 कितना हो गया अपना? 5 0 5, 7 और 5 12, 125। इसका आधा करो, 2 पंजा 10, 2, 2 छक्के 12 होते यार, 2 छक्का 12, 4, 62.5, 62.5 हो गया। ठीक है, 55 और 70 के बीच में तो अच्छा 15-15 का गैप है। एक मिनट रुको, हाँ 25-25 का था ये, थोड़ी 15-15 का है। मैं तो 25-25 सोच गया था। यहाँ पे फिर गलत है, ये 47.5 ही आएगा। ठीक था, है ना। यहाँ पर देखो, अब 15 जोड़ लो सीधा ही, अब तो 15 जोड़ना आसान है। तो 15 जोड़, 5 6 7, 77.5 हो गया। इसमें 15 जोड़ लो, तो 7 और 5 12, 7 और 5 12, ऊपर कितना हो गया अपना? 92.5 हो गया। ये हो गया। अब देखो, अगर तुम प्रत्यक्ष विधि लगाओगे तो तुम्हें एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 17.5 की 2 से करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 47.5 की 7 से करो, 12.5 से 6 करो, टाइम बहुत लगेगा। तो मैं प्रत्यक्ष विधि का यूज़ नहीं करूँगा, फिर मैं कल्पित माध्य का करता हूँ। देखते हैं कल्पित माध्य में क्या करते हैं हम। एक्स आई में से कोई एक एलिमेंट घटा देते हैं, इनमें से किसी को भी ए मान लेते हैं। किसी को भी मान सकते हो, जरूरी नहीं इनमें से भी मानना है, किसी को भी मान सकते हो, किसी को भी, लेकिन फिर भी हम इसको ए मान लेते हैं। क्योंकि अगर मैं इसको ए मानूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 47.5, है ना। अगर मैं इसको ए मानूंगा ना तो फ़ायदा रहेगा। कैसे? यहाँ पे काउंटिंग हो जाएगी ना। तो अगर आप 47.5 में 47.5 घटाओगे तो 0 आ गया यहाँ पे, है ना। अब इनके बीच में कितने कितने का गैप था? 15-15 का गैप था ना, 15 का गैप था, 15 का गैप था, 15 का। तो यहाँ पे 15-15 टेबल चलेगी, माइनस का 15, माइनस का 30, यहाँ पे 15 आएगा, 30 आएगा, 45 आएगा, ऐसे आएगा। पक्की बात है, करके देख लो चाहे। एक्स आई में से 47.5 घटा लो, 17.5 में से 47.5 घटाओ, माइनस 30 आएगा। इसमें घटाओ, माइनस 15 आएगा। इसमें घटाओ, 15 आएगा। इसमें घटाओ, 30 आएगा। इसमें घटाओ, यही आएगा, पक्की बात है ना। एक काम करते हैं, इसको और छोटा कर लेते हैं। फिर मैं यहाँ पे पग विचलन विधि का यूज़ कर लूँगा। कैसे? इसको मैं भाग कर लेता हूँ। ये देखो सारे किससे भाग हो रहे हैं? 15 से भाग हो जा रहे हैं। 15 से भाग दे दो, जिससे भाग दे रहे हो वो एच होता है। ठीक है,
तो 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिये 45। तो आपने निकालना है माध्य, और हमने यूज किया पगलुचन विधि ना। उसके अनुसार हम क्या करते हैं, हम एफ आई इसको बोलते हैं हम यू आई। क्या बोलते हैं, यू आई। सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई प्लस में ए, क्योंकि आपने ए घटाया था ना, अब वापस जोड़ दो। अब आपने एच से भाग दी थी और इसकी आप एच से गुणा कर दो। ध्यान से समझिए, आपने इसकी एच से गुणा करनी है ओनली, इसकी एच से गुणा करनी है, कभी आप दोनों ही कर दो, इसे इसकी एच से गुणा करनी है। तो आप वैल्यू रखेंगे तो एच कितना था अपना 15 इंटू सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई, एफ आई यू आई का जोड़, एफ आई यू आई तो निकाला ही नहीं, तो एफ आई यू आई निकाल लेते हैं। यानी एफ आई है आपका, एफ आई फ्रिक्वेंसी ये है, यहाँ पे ब्रैकेट में एफ आई लिख दो चाहे तो, यू आई अपना ये है, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 2 दूनी 4, माइनस का 4, माइनस का 3, 7 जीरो 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, जोड़ लो इनको। तो पॉजिटिव को पहले जोड़ लो, 18 20, 18 12 30, 30 और 6 36, 36 में से 3 गया 33, 33 में से 4 गया 29 हो गया। ये कोई गलती तो नहीं कर दी? अभी तक तो कोई गलती लग नहीं रही, हो भी सकती है, क्या पता। एफ आई का जोड़ करो, 6 12 18, 6 चौका 24 25, 3 28 और 2 30 हो गया। ठीक है, तो जब मैं इसके अंदर रखूँगा तो ये हो गया 29/30। ठीक है, ठीक है जी। प्लस में ए कितना अपना 47.5। इसको सोल्व कर लो, 15 दूनी 30, 2 के पहाड़े पे ये जाएगा, मतलब पॉइंट में जाएगा, 2 कम 2, 2 चुका 8, 14.5 पे। ठीक है, इनको जोड़ लो, 5 से 5 10, एक आंसू ऊपर, 7 और 8 7 6 11 12, एक आंसू ऊपर, 4 5 6 62 आ गया। आंसर मेरे ख्याल से ठीक ही होना चाहिए, कोई मिस्टेक हो तो बता देना कमेंट में, ताकि बाकियों को भी पता चल जाए। ठीक है, बस हो गया अपना, ऐसे करना था। किसी भी विधि से कर सकते थे, आपको अगर ये मुश्किल लग रही है विधि तो आप आसान विधि से भी कर सकते थे, डायरेक्ट मेथड से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मुझे लगा कि ये विधि ठीक है तो इससे करा दिया। ठीक है, अब देखो जी आप ऑप्शन वाले क्वेश्चन, अब हमें करने हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन। वापस आ जाओ अपने 1 नंबर पे। कितने ऑप्शन वाले क्वेश्चन, 30 है क्या मेरे ख्याल से ना। लो जी फटाफट से लगाते हैं इनको क्वेश्चन को, और यहीं पे लगा देता हूँ मैं, पेन निकाल लें, 1 मिनट रुको। पेन से तो काम चलेगा नहीं ना, मार्कर यूज़ करना पड़ेगा। हो, यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा काम, कॉपी कर लूँ क्या इसको मैं, 2 मिनट रुको, पूरे पेपर को कॉपी कर लेते हैं, फिर वहाँ पे लगा लेंगे आराम से। ठीक है ना, आ जाइए वहाँ पे। अब अगर साफ साफ दिख जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आराम से लगा देंगे। देखो जी पहला क्वेश्चन, निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन है। 120 को अभाज्य गुणनखंड करते तो क्या आता, तो या तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, नहीं फिर फैक्टर कर लो 120 के। ये जाएगा 2 छके 12, 0 2 तिया 6, फिर 2 15 जा, फिर 3 पंजा, फिर 5 एकम 5, यानी 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5, ये हो गया जी। ठीक है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है, ग्राफ से बहुपद के शून्यों की संख्या ज्ञात करो। हमने पढ़ा था कि ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को काटता है उतने उसके शून्य होते हैं, 2 बार काट रहा है यानी 2 इसके शून्य होंगे। ठीक है जी, कौन सा इनमें से कौन सा द्विघात, निम्न में द्विघात समीकरण कौन है, तो सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा इसको। पहले तो इसको करके देखो, ओपन करो, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab। अब कई का सोचते हैं कि यार स्क्वायर आ रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे नहीं, ओपन करके देख लेना। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 2x माइनस 3 दूनी 6, तो 2x से कट गया, एक प्रकार से कट गया ना, और माइनस का 6 इस तरफ आ गया, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 6 बराबर 0, हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब ये भी एक द्विघात समीकरण है,
क्यों? क्योंकि यार द्विघात समीकरण किसको बोलते थे? जिसकी फॉर्म इस रूप की हो, है ना? और इसके अंदर ए जीरो नहीं होना चाहिए था, बी जीरो हो सकता है लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए था। तो ये द्विघात समीकरण है, ठीक है? कभी आप सोचते नहीं है ये, ठीक है? अब इसको देखता हूँ, इसको ओपन करके हो गया ए का क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 बी का क्यूब प्लस में 3a² बी। आराम से कराएं क्या इसको? आराम से करा देते हैं, चलो ठीक है। थोड़ा सा पेन मोटा कर देते हैं। देखो यहाँ पे है ना, इसको ओपन कैसे करेंगे? ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है? ए का क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है? मतलब बी का क्यूब 8 हो गया प्लस 3a² बी, 3a², इसका स्क्वायर कर दो, बी क्या आपका 2 प्लस में 3ab², ए क्या आपका एक्स, b², 2 का स्क्वायर। समझो मैंने क्या किया? ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया। सोल्व कर लिया उसको, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6x² प्लस में पहले स्क्वायर खोल लेना इसका, 2 दूनी 4, 4 3 12x। तो ये आपका इसको सोल्व करने पे आया। बराबर में आपको क्या दे रखा है? बराबर में दे रखा है ये, इसको भी ओपन कर लो। तो 2x की x² से गुणा करोगे तो 2x³ आएगा, 2x की 1 से गुणा करो तो क्या आएगा? माइनस का 2x आएगा। अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो x³ कटेगा नहीं, ठीक है ना? यहाँ पे x³ है, यहाँ पे 2x³ है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगी। अगर x³ कट जाता फिर तो द्विघात समीकरण बन सकती थी, x³ तो है तो इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका मतलब फिर यही द्विघात समीकरण पाएगी आपकी, ठीक है? इसको सोल्व करोगे तब भी ऐसे ही पाएगा, है ना? यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। बस में आगे अब देखो, साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री का मान क्या होगा? साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री का आंसर, ऑप्शन गलत दे रखे हैं, एक आएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि साइन 18 डिग्री बटे में कोस 72 डिग्री का वैल्यू निकालनी है ना। तो साइन 18 डिग्री को मिल सकता हूँ, साइन 18 डिग्री ओबियसली कोस 72 के बराबर होता है। कैसे? साइन 18 को लिख दूँ साइन 90 माइनस 72, क्योंकि 90 में से 72 घटाऊंगा तभी तो साइन 18 आएगा, लिख सकते हैं। नीचे वाले को छेड़ नहीं रहा, तो यहाँ पर ये हो गया साइन 90 आते चेंज हो जाता है किसके अंदर? कोस के अंदर। एक मिनट भाई, लैग क्यों हो गया? चार्ज लगाना पड़ेगा किसको? चलो जी, देखो ठीक है। तो साइन 90 माइनस 72 क्या होता है? ये होता है जी, साइन 90 आते बदल जाता है कोस के अंदर, ये होगा कोस 72 बटे में कोस 72 है ही, तो कट गया जी अपना, आ गया एक आना था, लेकिन ऑप्शन में दे नहीं लिखा। क्वेश्चन गलत है इनका, क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना? इसका कोई भी एक, इसका आंसर आता एक आता, ठीक है? बोला कि समांतर श्रेणी है 3 1 माइनस 1 माइनस 3, इसके लिए सारवंतर इनमें से कौन है? इसका सारवंतर बताना है। देख लो, समांतर श्रेणी है तो फिर सारवंतर क्या होगा? दूसरे में से पहला पद घटा लो, 1 में से 3 गया माइनस का 2, ठीक है? आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr होता है ना, 2πr होता है, ठीक है जी। आगे आ जाओ जी अब क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन तो फटाफट से हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए, 6 हो गए ना, ठीक है। अब कर लेंगे हम ये 13 तक क्वेश्चन। लो जी कॉपी मारते हैं। ये आपके क्वेश्चन है, एक एक करके करते हैं इनको। देखो जी सातवां, सभी वृत्त क्या होते हैं? सारे के सारे वृत्त जो हैं, एक नंबर के घटिया है भैया, सारे के सारे समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप, है ना? समरूप का मतलब कि यार उनकी शेप तो सबकी सेम होती है, साइज अलग अलग होता है, शेप तो सबकी सेम ही है। कोई भी सर्कल देख लो, गोल ही होता है, गोल ही होता है। कभी आपने देखा कि सर्कल ऐसा है, ऐसा भी कोई सर्कल है? नहीं होता। यानी शेप सेम है, साइज अलग अलग है, ठीक है? तो इसका मतलब सभी वृत्त समरूप होते हैं। बोला कि 12 15 21 का लघुत्तम निकालो, एलसीएम निकालो। कैसे निकालोगे? 12 कैसे फैक्टर करो? 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, फिर ऐसे ही ये तो हो गया 2 गुणा 3। 15 के कर लो, 3 पंजे 15, 21 के कर लो, 3 सत्ता 21। एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो कॉमन आया उसको लिखो एक बार, 3 आया कॉमन, इसको लिखा एक बार,
जो बच गया 2 2 5 7 इनको लिख दिया, 2 2 5 7 गुना कर दो इनकी, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 पंजा 60 60 सत्ता 7 का 42। द्विघात बहुपद क्या होगा जिनके शुनकों का योग और गुणनफल 1 और 1 है? हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, याद है कि भूल गए? तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 1 एक्स प्लस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 एक्स प्लस का 1, ये हो गया। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 15 का निम्न में से शून्य क्या होंगे? अब देखो टी स्क्वायर माइनस 15 है ना, इसके शून्य बताने हैं, बराबर 0 लिख दो। टी स्क्वायर बराबर आ गया 15 के, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई √15, है ना। अब रूट के आगे प्लस माइनस लगता है, तो ये हो गया। ठीक है, द्विघाती सूत्र कौन सा है? याद होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही है, यही तो है। ठीक है, यही है। डी बराबर 0 है तो इसके मूल क्या होंगे? बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, पढ़ा था हमने। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये कैसा त्रिभुज है? ये अपना यार वो है समकोण है। ये बहुत आसान आसान पेपर दे रखा है ना। मैंने बिहार बोर्ड का देखा, मेरे को लगा यार ये कैसा पेपर दे दिया, ठीक था लेकिन थोड़ा सा हार्ड था। आगे देखो, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। उसमें तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन जब सॉल्व कराए थे ना तो पता चल रहा था कि यार भाई ऑप्शन वाले सॉल्व करा रहे हैं। इसमें तो मालूम नहीं चल रहा कि भाई ऑप्शन वाले हैं क्या, ये ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो भाई, दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी क्या होगी? दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये रहा। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें x1 माइनस x2 आ गया, प्रिंटिंग में गलत है। अगर मान लो x1 माइनस x2 का स्क्वायर देता तब भी ठीक होता, क्योंकि स्क्वायर करने पे वो माइनस हट जाता है। तो अगर यहाँ पे x1 माइनस x2 देता, y1 माइनस y2 देता तब भी ठीक होता, कोई इसमें मिस्टेक नहीं होती। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 90 आते बदल जाते हैं, मैंने बताया कोस के अंदर, है ना। ऑप्शन वाले खुद लगाओ पहले एक बारी, उसके बाद देखना अपना कि यार मेरे कितने ठीक हैं, आपके कितने ठीक हैं। ए भुजा वाले घन का आयतन ए क्यूब होता है, कहाँ गया ये रहा। कौन से इनमें ये शंकु का आयतन कौन है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। ठीक है जी, अब आ जाओ अगले पे, 18 हो गए। अब आ जाओ इस पे, 18 से लेकर के 27 तक, मतलब 18 तो हो ही गए ना, यहाँ तक आ जाओ। मुझे लगा था कि ऑप्शन वाले में टाइम लगेगा, आसान आसान थे, शायद फॉर्मूले पूछ सके थे। देखो जी, बोल रहा है कि वर्ग अंतराल 10 23 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह का मतलब इसका मिडिल पॉइंट, 10 और 25 का अगर वर्ग चिन्ह निकालना है तो इसको जोड़ लो और इसका आधा कर लो, तो 35/2 17.5। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 2/3 अगर देखोगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, हो सकती है। 1.5 1 से बड़ी होगी, ये नहीं हो सकती, क्योंकि प्रायिकता जो है वो 0 और 1 के, 0 से छोटी, 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 1 से छोटी होती है। अब आपसे कहेंगे सर 1 1 से छोटी क्यों होती है? 1 का मतलब है 100%, जो चांसेस हैं वो 100% से छोटे होंगे। ठीक है ना, जैसे आप कहते हैं कई बारी कि यार मेरे मतलब आप जब परसेंटेज आती है आपकी, तब क्या कहते हैं कि यार मेरे जो परसेंटेज है ना वो 100% आए। कभी आपने कहा है कि मेरे परसेंट 200% आए? कहने को कह देते हो लेकिन असल में तो नहीं आते, है ना। अब 100% को अगर आप नंबर के अंदर बदलोगे तो 100/100 लिख दो, यानी कट के आ जाएगा 1। ठीक है, यानी कि प्रायिकता जो है मैक्सिमम 1 हो सकती है, फ्रैक्शन के हिसाब से देखें तो। क्योंकि प्रायिकता को है ना अलग अलग तरीके से दिखाया जा सकता है। जो हमारी बुक है उसके अंदर हम परसेंटेज के हिसाब से दिखाते हैं, है ना। दिखाने को आप उसके फ्रैक्शन के हिसाब से दिखा सकते हो, हमारी बुक में तो फ्रैक्शन के हिसाब से दिखाते हैं, परसेंटेज के हिसाब से दिखाई जा सकती है। अब देखो आगे, बोला कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। ये आपकी एक थ्योरम कह लो, हाँ थ्योरम ही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फर्स्ट चैप्टर में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उसके अंदर हमने एक ही लाइन है, मैंने जब बेसिक पढ़ाया था तो बताई थी कि जो प्राकृत संख्या है ना उसका जो अभाज्य गुणनखंड है, जब आप अभाज्य गुणनखंड करते हो तो वो उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। जैसे मान लो 15 है, 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 × 5। अब जो 3 × 5 है ना, किसी और का अभाज्य गुणनखंड हो ही नहीं सकता, अद्वितीय है। 3 × 5 सिर्फ 15 का ही अभाज्य गुणनखंड होगा, किसी और का नहीं होगा, है ना। गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए का क्या मतलब है कि भाई आप ऐसे मत कहना कि सर 3 × 5 तो 5 × 3 ये दोनों सेम ही चीज़ हैं, इनको अलग मत मानना, कहने का मतलब ये है बस। ठीक है, अद्वितीय का मतलब समझ गए कि भैया 3 × 5 सिर्फ और सिर्फ 15 का ही फैक्टर होगा और किसी का नहीं होगा। √2 क्या है भैया? अपरिमेय संख्या है,
अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो हमें कैसे हल प्राप्त होते हैं? हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और संगत हल प्राप्त होते हैं, ठीक है, या फिर कह लो एक हल प्राप्त होते हैं, दोनों लिख दो, एक हल प्राप्त होता है, ठीक है जी। अब आ जाओ जी आगे पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो विविक्तर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं कि द्विघात समीकरण कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। क्यों? क्योंकि समीकरण होता तो यहाँ पे 0 लिखी होती। अगर यहाँ पे बराबर 0 लिखी है तब तो समीकरण कहलाती है। अगर बराबर में कुछ भी नहीं लिखा, बराबर में 0 नहीं 0 लिखी हो, 5 लिखा हो, 10 लिखा हो, है ना, लेकिन बराबर में कुछ भी नहीं लिखा तो फिर बहुपद। आगे क्वेश्चन देखना पड़ेगा, कॉपी करनी पड़ेगी इसकी। लॉजिक खत्म हो गया आप हमारा, ये ऐसे बोलना नहीं चाहिए, सॉरी, ठीक है, बस ये फ्लो में निकल आता है। देखो जी क्या बोल रखा है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो मूल क्या होंगे? बराबर 0 के बराबर हैं तो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। वास्तविक, अच्छा वास्तविक है, ऑप्शन दे रखे थे, वास्तविक होंगे। किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का साधारणतः समान हो क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी ऐसे कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? ये 6.1 का क्वेश्चन है आपकी। तो समबाहु की समद्विबाहु, समबाहु होते हैं भैया। समबाहु त्रिभुज आप कोई भी ले लो, सबकी शेप सेम होती है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज की शेप सेम नहीं होती। मान लो कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी ये भुजा बराबर है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है भाई, इसकी ये बराबर है ना, लेकिन ये दोनों तो अपना वो दिख ही नहीं रही, समरूप दिख नहीं रही, है ना। तो यानी कि समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों वो समरूप होती हैं। टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है, ऑप्शन में दे रखा है। घटना ई की प्रायिकता, घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होती है? एक होती है। बस हो गया, सिंपल था। तो इस तरीके से हमने इस सैम्पल पेपर को सॉल्व कर लिया। कितना टाइम लगा मुझे? मुझे लगा जी 1 घंटा 52 मिनट, है ना। मुझे तो ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे समझाना था साथ साथ में। जब आप एग्जाम में करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपसे हो जाएगा। तो इस तरीके से झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल सैम्पल पेपर हमने सॉल्व कर लिया। अब किसी और बोर्ड का अगर ऑफिशियल सैम्पल पेपर आया हुआ है तो उसको भी सॉल्व करेंगे, बाकी देखते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।